students, I am Professor Neeta Fulchand Gaikwad. Welcome back in our free education channel English Master. So students, आज के इस सेशन में हम कवर अप करेंगे आपका क्लास 10th का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2 का टेक्स्ट बुक है, उसका लेसन नंबर 6 एनिमल क्लासिफिकेशन यानी कि सजीवों का प्राणियों का वर्गीकरण आज हम देखने वाले हैं. सो स्टूडेंट्स देखिएगा, आज के इस सेशन में हम ये पूरा चैप्टर एक ही यानी कि एक ही लेक्चर में ये पूरा चैप्टर कवर अप करेंगे. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी सिंगल वर्ड एंड सेंटेंस इनटू हिंदी. सो इंग्लिश से हम हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आने के लिए आसानी हो इसलिए. सो देखिए बच्चों कि अभी आपको क्या करना है. आपको अगर आपने आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो आपको चैनल को फर्स्ट सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन को आपको क्लिक करना है एंड देन उसके बाद आपको लाइक शेयर करना नहीं भूलना है. शेयर आप आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कर सकते हो. अगर आपको प्लेलिस्ट का लिंक चाहिए तो ऊपर आई बटन पे देखिए, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा. नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा. एंड द वन मोर थिंग, मैंने टाइम वाइज कौन कौन सा कंटेंट हमने पढ़ा है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो एज पर दैट आप फास्ट फॉरवर्ड करके भी जो टॉपिक आपको चाहिए वो कवर अप कर सकते हो. चलिए लेट्स स्टार्ट फॉर टुडे सेशन. एनिमल क्लासिफिकेशन आज हम पढ़ेंगे. एनिमल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है प्राणियों का वर्गीकरण, यानी कि एनिमल का जो भी पूरा डिटेल में क्लासिफिकेशन है वो हम पढ़ेंगे. इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया आपके टेक्स्ट बुक में. द फर्स्ट पार्ट इज हिस्ट्री ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, इतिहास पढ़ेंगे प्राणियों के वर्गीकरण का. उसके बाद नया सिस्टम जो नया मेथड है एनिमल क्लासिफिकेशन का वो लर्न करेंगे. एंड देन किंगडम एनिमलिया हम पढ़ेंगे. सो दीज आर द थिंग्स. So can you recall कि आप बता सकते हो बच्चों which criteria are used for classification of organisms? आपको यहाँ पर क्या पूछा है कि सजीवों का वर्गीकरण करने के लिए कौन कौन से निकषों का या फिर निष्कर्षों का उपयोग किया जाता है. सो आपने ये जो थिंग है, ठीक है, यू हैव स्टडीड द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन अर्लियर क्लासेस. 9वीं कक्षा में आपने पढ़ा है. द लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट अराउंड अस आर मेनली प्लांट्स एंड एनिमल्स. लिविंग ऑर्गेनिज्म 2 पार्ट्स में डिवाइड है, दैट इज फर्स्ट इज प्लांट एंड सेकेंड इज एनिमल. वी हैव स्टडीड द क्राइटेरिया ऑफ देयर क्लासिफिकेशन. आपने 9th क्लास में इनका क्राइटेरिया भी पढ़ा है क्लासिफिकेशन का. विद द हेल्प ऑफ दैट आपको एक होमवर्क में देने वाली हूँ, तो आपको क्या करना है कि ये चार्ट कंप्लीट करना है और आपके जो साइंस के टीचर हैं उनको आपको दिखाना है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है सजीव, ठीक है, सो इनको 2 पार्ट्स में किस तरह से डिवाइड किया है. एक तो मैं आपको थोड़ा हिंट दे देती हूँ, यहाँ पर ये एनिमल का सेक्शन एक आ जाएगा. यहाँ पर एनिमल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में आ जाएगा. एंड यहाँ पर आप प्लांट. ओके, सो इसको आपको डायग्राम को कवर अप करना है और आपके साइंस के टीचर को दिखाना है. सो लेट्स स्टार्ट. कैन यू रिकॉल बच्चों, क्या आप बता सकते हैं हाउ द प्लांट्स आर क्लासिफाइड? हाउ द प्लांट्स आर क्लासिफाइड, वनस्पतियों का जो वर्गीकरण है वो कैसे किया गया है. सो वी हैव स्टडीड द प्लांट्स क्लासिफिकेशन इन लास्ट ईयर. आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है. इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स अराउंड अस. डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? विविधता. तो ये हमें वनस्पतियों में जो विविधता है वो समझ में आने के लिए हेल्प करता है. आप 9th क्लास में आपने ये पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आप एक बार जरूर देख लीजिएगा. यू मस्ट बी लुकिंग वैरायटीज ऑफ एनिमल्स अराउंड यू. आप अपने आजू बाजू में देखते हो कि देर आर सो मेनी वैरायटीज ऑफ एनिमल्स. प्राणियों की बहुत सारी आपको वैरायटीज देखने को मिलती हैं. सम एनिमल्स आर टू स्मॉल, कुछ एनिमल बहुत ही छोटे रहते हैं. वेयर सम आर टू बिग, कुछ एनिमल्स बहुत बड़े रहते हैं. सम एनिमल्स आर टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल यानी कि जमीन पर रहने वाले. वेयर सम आर एक्वेटिक, एक्वेटिक यानी कि पानी में रहने वाले. सम एनिमल्स क्रॉल, क्रॉल यानी रेंगना. तो रेंगता कौन है? तो सांप रेंगता है क्योंकि उसको तो पैर नहीं होते. क्रॉल्स ऑन लैंड. सम स्विम इन वाटर, स्विम यानी कि पानी में कौन तैरता है? तो मछली है, बाकी के जो एनिमल्स है जो पानी में रहते हैं. वेयर एज सम फ्लाई इन द एयर, फ्लाई यानी कि जो हमारे बर्ड्स हैं वो फ्लाई करते हैं इन द एयर विद द हेल्प ऑफ द फीदर्स. सम एनिमल्स हैव स्केल्स, स्केल्स यानी कि जो मगरमच्छ आप देखते हो, ठीक है, उसके बाद जो मछलियां होती हैं उनके शरीर पर आपको स्केल्स देखने को मिलते हैं. और ऑन स्किन वेयर एज सम हैव फेदर्स और हेयर्स,
कुछ प्राणियों के शरीर पर आपको पंख दिखते हैं तो कुछ प्राणियों के शरीर पर आपको बाल। सो इन दिस वे देयर इज ह्यूज डाइवर्सिटी अमंग द एनिमल्स टू। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि प्राणियों में बहुत सी विविधता हमें देखने को मिलती है। अकॉर्डिंग टू रिसेंट स्टडीज, अभी की जो फिलहाल हमने रिसेंट स्टडीज से क्या पता किया है, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ एनिमल स्पीसीज ऑन अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 7 मिलियन। देखो बच्चों कि अभी जो इंफॉर्मेशन रिसेंटली जो स्टडी से मिली है कि 70 लाख प्रकार के प्राणियों की प्रजातियां पृथ्वी पर मौजूद होगी, ऐसा अंदाजा अभी लगाया गया है। इट इज इम्पॉसिबल टू स्टडी ईच एंड एवरी स्पीसीज। अगर आप हर एक प्रजाति का स्टडी करना चाहोगे तो ये इम्पॉसिबल है। एंड हाउएवर इफ ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स, ग्रुप्स यानी उनको आप पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, उसके बाद उस ग्रुप्स के आप सब ग्रुप्स कीजिए, तो फिर these are formed depending upon the similarities and differences। जो एनिमल्स में सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है या फिर जो डिफरेंसेस में देखने को मिलते हैं, उसके हिसाब से आप उनके ग्रुप सब ग्रुप्स बनाओ तो आपको इनका स्टडी करना पॉसिबल हो सकता है। इट विल मेक इट इजी टू स्टडी मच सच वास्ट वैरायटी ऑफ एनिमल्स। सो ये आपको हेल्प करेगा। तो यहाँ पर देखिए, व्हाट इज एनिमल क्लासिफिकेशन। वन लाइनर क्वेश्चन आपको एग्जाम में अगर आएगा तो आपने आंसर क्या लिखना है बच्चों, तो देखिए मैंने इसको स्टार करवा दिया है यहाँ पे। फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग अपॉन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग द एनिमल्स इज कॉल्ड एज एनिमल क्लासिफिकेशन। समानता, ठीक है, सिमिलैरिटीज यानी समानता, एंड डिफरेंसेस यानी कि जो असमानता है, इस पर आधारित प्राणियों के समूह तथा उपसमूह तैयार करना, इसका मतलब है प्राणियों का वर्गीकरण। सो ये आपको वन लाइनर क्वेश्चन में आ सकता है, व्हाट इज एनिमल क्लासिफिकेशन। तो बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है 1 मार्क के लिए तो आपका ये लर्न करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर के दौरान मैं आपको बता दूंगी कि आपकी जो अभी एसएससी की बोर्ड एग्जाम होने वाली है तो वहां पर आपको कौन कौन से सेंटेंसेस, कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको आपको अच्छे से स्टडी करना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अभी हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, कि प्राणियों के वर्गीकरण का इतिहास अभी हम देखेंगे। टाइम टू टाइम यानी कि समय के हिसाब से डिफरेंट साइंटिस्ट हैव ट्राइड टू क्लासिफाई द एनिमल्स। अलग अलग जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने प्राणियों के वर्गीकरण करने का प्रयत्न किया। एक्सक्यूज मी। अभी यहाँ पर जो ग्रीक फिलोसोफर है बच्चों, एरिस्टोटल, जिनका नाम क्या है, एरिस्टोटल, he was the first to perform the animal classification। Who was the first to perform the animal classification? तो आपको नाम क्या लिखना है, एरिस्टोटल। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है। Aristotle classified the animals according to the criteria like body size, habits and habitats। सो एरिस्टोटल ने क्या किया बच्चों, आपको ध्यान में क्या रखना है कि उन्होंने बॉडी साइज यानी कि शरीर का आकार, हैबिट्स यानी कि जो प्राणियों की आदतें हैं, और हैबिटेट्स यानी कि जो उनका अधिवास है, इसके हिसाब से क्या किया, क्लासिफिकेशन किया। Further, as per the new developments in sciences, references were changed and thereby the criteria of animal classification too। तो क्या हो गया कि विज्ञान में प्रगति के अनुसार आगे के संदर्भ में चेंजेस होते गए और उसी प्रकार वर्गीकरण के मुद्दों में भी चेंजेस आते गए। क्लासिफिकेशन proposed by Aristotle is known as artificial method। अगर आपको मैच द पेयर्स के लिए आ जाता है, ए में अगर आपको एरिस्टोटल यहाँ पर लिख दिया और बी में अगर आपको आर्टिफिशियल मेथड है, ठीक है। सो आपको मैच द पेयर्स में अलग अलग ऑप्शंस आएंगे, तो एरिस्टोटल को आपको कहाँ पे मैच करना है, आर्टिफिशियल मेथड पे। एक ध्यान में रखना, आर्टिफिशियल मेथड किसने फॉर्म किया था, एरिस्टोटल ने किया था, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। सो आई एम जस्ट मेकिंग इट 2 स्टार्स। Besides Aristotle, artificial method of classification was followed by। तो यहाँ पर देखिएगा, तो अभी हमने एरिस्टोटल का कौन सा देखा, आर्टिफिशियल मेथड को देखा। तो अभी देखिए कि यहाँ पर जो बाकी के लोग हैं, यानी कि फर्स्ट नाम किसका आएगा, थियोफ्रास्ट का यहाँ पर नाम आ गया, उसके बाद प्लिनी का नाम आ गया, जॉन रे का नाम आ गया, और यहाँ पर नाम आ गया लीनियस का। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने भी, ये भी साइंटिस्ट ही थे। सो द आर्टिफिशियल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन किसने फॉलो किया, तो आर्टिफिशियल
मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन फॉलो किस किसने किया, इसमें नाम आ जाता है थियोफ्रस्ट, प्लिनी, जॉन रे एंड लिनियस, ठीक है। लेटर ऑन, और उसके बाद नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यानी कि प्राकृतिक पद्धति का अवलंबन was followed. Natural system of classification was based on various criteria like body organization, types of cells, chromosomes, biochemical properties, etc. तो देखिए नेचुरल सिस्टम ऑफ क्वालिफिकेशन इज बेस्ड ऑन व्हाट, ठीक है। सो इसका आंसर क्या आएगा कि फर्स्ट आएगा कि बेस्ड ऑन वेरियस क्राइटेरिया लाइक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि शरीर रचना संबंधी गुणधर्म, टाइप्स ऑफ सेल्स यानी कि कोशिकाएं, क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्र, बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि जैव रासायनिक गुणधर्म, इन जैसे मुद्दों पर ये जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये डिपेंडेड था। By the time system of classification based on evolution, बच्चों evolution का मतलब है उत्क्रांति, evolution यानी उत्क्रांति, okay? By the time system of classification based on evolution was also brought into practice, it was used by Dr. Bunsky and Mayer. So recently Carl Woese has also proposed the animal classification. So ये आपको ध्यान में रखने हैं मुद्दे। आपको 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, राइट डाउन द बेनिफिट्स ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। इसको हम 3 स्टार करेंगे, ये आपको लर्न करना ही होगा। So what are the benefits of animal classification? Number 1, study of animal becomes convenient. प्राणियों का अध्ययन करना आसान होता है। Number 2, study of few animals from a group helps to understand about the entire animal group. किसी एक समूह के प्राणियों का जब हम स्टडी करते हैं तो उसी समूह के सभी प्राणियों के विषय में हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नंबर 3, इट गिव्स आइडिया अबाउट एनिमल एवोल्यूशन, प्राणियों की उत्क्रांति के संदर्भ में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। नंबर 4, animals can be easily identified with great accuracy. accuracy यानी अचूकता से हम क्या कर सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं। Number 5, it helps to understand the relationship of animals with other living organisms. प्राणियों का अन्य सजीवों के साथ होने वाले संबंध समझने में हमें मदद होती है। Number 6, it helps to understand the habitat of each animal and its exact role in the nature. प्रत्येक प्राणियों का जो हैबिटेट है, अधिवास है, उसके बाद उनका प्रकृति में जो रोल है वो निश्चित स्थान समझने में हमें उसकी हेल्प होती है। एंड नंबर 7 जो इसका बेनिफिट है, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड वेरियस एडेप्टेशंस शोन बाय एनिमल्स। प्राणियों में जो अलग अलग प्रकार का अनुकूलन है, एडेप्टेशन यानी क्या, जो अनुकूलन है उसकी जानकारी हमें मिलती है। तो ये 4 मार्क्स के लिए आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो ये आपको लर्न करना ही होगा, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, ट्रेडिशनल यानी कि पारंपरिक या फिर हम कहेंगे कि पुरानी पद्धत या फिर पारंपरिक पद्धत। ट्रेडिशनली डिपेंडिंग अपॉन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द नोटोक्रॉड, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर एक बात समझ में लीजिए, नोटोकॉर्डेट यानी कि द एनिमल किंगडम हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, द नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट्स। एनिमल किंगडम हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, 2 ग्रुप में डिवाइड है, एक है नॉन कॉर्डेट और दूसरा है कॉर्डेट। तो यहाँ पर हम पहले समझ लेंगे कि नोटोकॉर्ड है क्या। नोटोकॉर्ड यानी कि ये जो हमारी पीठ के ऊपर, पीठ हमारा जो बैकबोन होता है, ठीक है, सो हम इसको क्या कहेंगे, हिंदी में कहते हैं मेरुदंड, यानी कि हमारा बैकबोन इससे ही बनता है। तो ये इसको कहते हैं कि पृष्ठरज्जु, हिंदी में क्या शब्द है इसके लिए, पृष्ठरज्जु, जिसकी मदद से हम ठीक से बैठ सकते हैं, ठीक से हमारी पीठ को उसका एक सपोर्ट रहता है। तो ये जिसमें रहता है उसे कहेंगे आप कॉर्डेट, एंड जिसमें नहीं रहता उसे आप कहेंगे नॉन कॉर्डेट, ठीक है। यानी कि स्पाइनल कॉर्ड जो रहता है, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड है उसको कहेंगे कॉर्डेट्स वाले एनिमल्स, और जिसमें नहीं है उसको कहेंगे नॉन कॉर्डेट्स। ये सिंपल बात समझ में आ गई। सो हम अभी नॉन कॉर्डेट देखेंगे कि कैरेक्टर्स ऑफ नॉन कॉर्डेट एनिमल्स आर एज फॉलोज। ये भी एग्जाम में आ सकता है, राइट डाउन द कैरेक्टर्स ऑफ नॉन कॉर्डेट एनिमल्स। तो इसके 4 कैरेक्टर लिखने हैं। फर्स्ट क्या आएगा, बॉडी इज नॉट सपोर्टेड बाय रॉड लाइक नोटोकॉर्ड, यानी कि जो नोटोकॉर्ड है, ठीक है, सो नॉन कॉर्डेट में ये नोटोकॉर्ड नहीं रहेगा।
उसके बाद रहेगा फेरिंगल गिल स्लिट्स आर एब्सेंट, उसमें जो फेरिंगल गिल स्लिट्स है वो एब्सेंट रहेंगे। उसके बाद जो नर्व कॉर्ड है, इफ प्रेजेंट इट इज ऑन वेंट्रल साइड, इट इज सॉलिड एंड पेयर्ड। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर नर्व कॉर्ड यानी कि इट कंट्रोल्स फुल बॉडी। ओके, सो इट इज ऑन वेंट्रल साइड, वेंट्रल साइड यानी कि आगे का हिस्सा, वेंट्रल यानी आगे, और आगे के हिस्से में वो सॉलिड एंड पेयर्ड रहता है। फॉर एग्जांपल ये हम देखेंगे एक कीड़ा है, सो इसके पीठ पर यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर ये जो नर्व कॉर्ड है, ठीक है, नर्व कॉर्ड जो है सो इसमें पेयर्ड रहती है इस तरह से। ओके, सो ये दो हिस्से में रहेंगी, यहाँ पर और ये साइड पे। सो ये वेंट्रल साइड पे रहती है, यानी कि कीड़ा कैसे जमीन पे इस तरह से नीचे की तरफ वो सरकता है ना, तो उसका वेंट्रल साइड आगे के साइड पे वो होगा। एंड हार्ट इफ प्रेजेंट इट इज ऑन डॉर्सल साइड, डॉर्सल साइड यानी कि पीछे का हिस्सा, और इसका हार्ट किधर रहेगा, पीछे के हिस्से पे यानी कि ऊपर की साइड पे। समझ में आ गया? तो यहाँ पर देखिए कॉर्डेट्स यानी कि जिनमें नोटोकॉर्ड रहता है उनको हम कहेंगे कॉर्डेट्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्डेट्स आर एज बॉडी सपोर्टेड बाय नोटोकॉर्ड, इनमें नोटोकॉर्ड रहता है। उसके बाद जो है फेरिंगल गिल स्लिट्स और लंग्स आर प्रेजेंट फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन करने के लिए इनमें लंग्स और पैरिंगल प्रेजेंट रहता है। नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट ऑन डॉर्सल साइड ऑफ बॉडी, इट इज हॉलो, यानी कि जिस तरह से यहाँ पे मैंने ये हिस्सा दिखाया तो ये क्या रहता है, हॉलो, यानी कि एकदम खुला हुआ हिस्सा रहता है, और इसमें सिर्फ ये एक नस आपको दिखती है इस तरह से। ठीक है, सो ये डॉर्सल साइड यानी कि पीछे की तरफ नर्व कॉर्ड रहती है। एंड हार्ट इज प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड, वेंट्रल साइड मैंने क्या बताया, आगे का हिस्सा, यानी कि हमारा हार्ट आगे की साइड पे होता है, राइट, वी आर द कॉर्डेट, राइट, वी आर द कॉर्डेट एनिमल। लाइक हम एनिमल के कौन से स्पीसीज में आ जाते हैं, कॉर्डेट्स में आ जाते हैं। सो नोटोकॉर्ड इज अ लॉन्ग रॉड लाइक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन डॉर्सल साइड ऑफ एनिमल बॉडी, इट कीप्स द नर्व टिश्यू आइसोलेटेड फ्रॉम रिमेनिंग बॉडी। इसको भी आप लर्न कीजिएगा, व्हाट इज नोटोकॉर्ड, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको आंसर लिखने में आसानी होगी। सो दिस इज द डायग्राम नंबर 6.2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स का जो डायग्राम है, ड्रॉ डायग्राम ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्डेट्स। तो सिंपल है, यहाँ पर देखिएगा ये टेल यानी कि फिन है, देन इसको हम एनस कहेंगे, ये पीछे का हिस्सा है, ये माउथ है, ये आगे का हिस्सा है। ये इनकी नर्व कॉर्ड है, देखिए जो ऊपर की तरफ आपको येलोइश कलर में दिख रहा है। उसके बाद उसके नीचे जो आ जाता है ये है नोटोकॉर्ड, एंड देन ये गिल स्लिट्स है, फेफड़े, आप इसको कहेंगे, ये मछली का एक प्रकार का हिस्सा यहाँ पर दिखाया है, और ये है मसल्स। ओके बच्चों, सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉर्डेट्स। सो कॉर्डेट्स यानी कि इसमें ये फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे कि जो भ्रूण रहता है, छोटा बच्चा जो रहता है जब वो पेट में रहता है, सो उसमें इस तरह का फिर एक सपोर्ट होता है। उसके बाद वो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वो डेवलप होता जाता है, और बाकी के उसके जो ऑर्गन्स है वो भी डेवलप हो जाते हैं। तो कॉर्डेट्स में आपको ये सारे हिस्से दिखाई देते हैं। सो देखिए, डू यू नो, क्या आपको पता है, ऑल कॉर्डेट एनिमल्स आर ग्रुप टुगेदर इन अ सिंगल फाइलम एंड द नेम ऑफ फाइलम इज सेम, फाइलम कॉर्डेटा। ठीक है, सो ऑल जो कॉर्डेट एनिमल्स हैं उनको हमने एक साथ ग्रुप में कर लिया, तो उनको सिंगल फाइलम हम कहेंगे, एंड द नेम ऑफ द फाइलम हमने क्या रखा, फाइलम कॉर्डेटा। सो दिस फाइलम हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला। अभी फाइलम को, फाइलम कॉर्डेटा को हमने क्या किया कि 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 3 भागों में डिवाइड कर दिया। तो इसमें हमने क्या डिवाइड करेंगे यहाँ पर, वो इन विच पार्ट्स वी हैव डिवाइडेड, दैट इज, यहाँ पे देखिए यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, देन है आपका सेफेलोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, एंड देन है वर्टिब्रेटा। ठीक है, सो ये जो फाइलम कॉर्डेटा को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, फर्स्ट इज यूरोकॉर्डेटा, उसके बाद सेफेलोकॉर्डेटा, उसके बाद वर्टिब्रेटा। सो ये ग्रुप के सब ग्रुप्स हो गए। सो सब फाइलम वर्टिब्रेटा हैज बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस एज क्लास। अभी ये देखो आगे जाके इनको, ये 3 को भी क्या किया है इन्होंने, वर्टिब्रेटा को इन्होंने 6 क्लास में डिवाइड किया है। फर्स्ट वाला क्लास कौन सा आएगा,
तो फर्स्ट वाला क्लास जो यहाँ पर आता है बच्चों, तो आपको सारे के सारे प्रोनाउंसिएशन ध्यान में रखने हैं। सो इसको हम कहेंगे साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा फर्स्ट वाला क्लास। उसके बाद सेकेंड आएगा बाइसिस, देन थर्ड वाला जो आपका क्लास आएगा वो रहेगा एम्फीबियंस, देन उसके बाद है रेप्टिलिया, उसके बाद है एव्स, एंड द लास्ट वन इज मैमेलिया। ओके, मैमेलिया। सो ये जो है आगे जाके वर्टिब्रेटा 6 पार्ट्स में डिवाइड होगा। सो चलिए मैं आगे आपको और अच्छी तरह से समझाऊंगी। सो यहाँ पर देखिए, अगर आपको एग्जाम में आता है ड्रॉ एंड कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, तो ये आपको ड्रॉ करना है। फर्स्ट इज हम क्या पढ़ रहे हैं, किंगडम एनिमलिया पढ़ रहे हैं। इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, सब किंगडम नॉन कॉर्डेट एंड सब किंगडम कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स यानी कि जिनमें कॉर्डेट नहीं होता, और जो कॉर्डेट वाले हैं उनको हम कहेंगे कॉर्डेट्स। ठीक है। सो सब किंगडम नॉन कॉर्डेट में हमने यहाँ पर क्या देखे, फाइलम देखे, और यहाँ पर हमने कॉर्डेट्स में हमने देखा फाइलम कॉर्डेटा। सो सब किंगडम नॉन कॉर्डेट में जितने भी फाइलम्स हैं ये ध्यान में रखिएगा। एक है प्रोटोजोआ, सेकंड है पोरिफेरा, उसके बाद है नियाड्रिया। बच्चों प्रोनाउंसिएशन जितने भी हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं, ध्यान में रखिएगा। प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, नियाड्रिया, सी से शुरुआत होती है लेकिन सी यहाँ पे साइलेंट हो जाएगा। प्रोनाउंस करते समय आपने क्या बोलना है, नियाड्रिया ही आपको कहना है। देन प्लैटीहेल्मिन्थिस, उसके बाद है एशेल हेल्मिन्थिस। ओके, एश हेल्मिन्थिस, प्लैटीहेल्मिन्थिस, उसके बाद आपको आ जाएगा एनिलेडा, आर्थ्रोपोडा, मॉलस्का, और अभी प्रोनाउंसिएशन ध्यान में रखिए, एकाटानोडर्माटा, एकाइनोडर्माटा, एकाइनोडर्माटा, एंड लास्ट वाला जो रहेगा आपका हेमिकॉर्डेटा, एकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा। ये प्रोनाउंसिएशन ध्यान में रखिएगा। मैं वापस से बताती हूँ, प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, नियाड्रिया, प्लैटहेल्मिन्थिस, उसके बाद एशोहेल्मिन्थिस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मॉलस्का, उसके बाद आएगा एकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा। सो दीज आर द फाइलम्स ऑफ नॉन कॉर्डेट सब किंगडम। अभी हमने कॉर्डेट सब किंगडम के फाइलम कॉर्डेटा को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक है यूरोकॉर्डेटा, उसके बाद है सेफेलोकॉर्डेटा, देन है वर्टिब्रेटा। ओके, सो ये वर्टिब्रेटा को हमने 6 क्लासेस में डिवाइड किया। इसके भी सब क्लास के भी ग्रुप आ जाएंगे। तो नंबर 1 यहाँ पर हमने प्रोनाउंसिएशन ध्यान में रखना है, इसको हम कहेंगे साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा, पीसिस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमलिया। सो ये ध्यान में रखिएगा कि मैंने क्या क्या प्रोनाउंस किया है, अच्छे से समझ लीजिएगा और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, सो दिस सिस्टम ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन वाज इन प्रैक्टिस टिल नाउ। आज तक हम इसकी पढ़ाई कर रहे हैं। However, nowadays, लेकिन आज के दिनों में न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज फॉलोड। वी विल स्टडी दिस न्यू सिस्टम ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन इन ब्रीफ। हम इसकी भी आगे जानकारी ले लेंगे। एट प्रेजेंट, अकॉर्डिंग टू द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ रॉबर्ट विटकर। रॉबर्ट विटकर जो है, इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बताया है। ऑल मल्टी सेलुलर एनिमल्स आर इंक्लूडेड इन किंगडम। तो उन्होंने क्या किया, सभी मल्टी सेलुलर वाले बहुपेशीय प्राणियों को किंगडम में ले लिया। सो उसमें क्या आ गया, किंगडम एनिमलिया उन्होंने यहाँ पर बना दिया। सो किंगडम एनिमलिया, दिस सिस्टम वाज फॉर्म्ड बाय whom, रॉबर्ट विटकर। This system of classification is based upon some criteria like body organization, body symmetry, body cavity. यहाँ पर देखिए, मैं आपको बता देती हूँ कि इन्होंने क्या किया है, जो रॉबर्ट विटेकर है, इन्होंने किंगडम एनिमलिया को कौन से क्राइटेरिया पर डिवाइड किया है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, शरीर की जो संरचना है। उसके बाद है बॉडी सिमेट्री है। देन उसके बाद उन्होंने बॉडी कैविटी पे उसको जो है क्लासिफाई किया है, क्राइटेरिया ये रखा है उन्होंने। एंड देन उन्होंने इसको जर्माइनल लेयर्स जो है इस पे ये क्राइटेरिया रखा है, एंड सेगमेंटेशन। सो इसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। चलिए मैं आपको बताती हूँ व्हाट आर दिस थिंग्स। सो क्राइटेरिया फॉर न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है, ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर दिए गए हैं। यानी कि ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि जो
रचनात्मक संगठन है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मैं 6.4 का पहले डायग्राम दिखा देती हूँ। ये है प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सो इसको हिंदी में कहेंगे जीव द्रव्य स्तर संगठन। जीव द्रव्य स्तर संगठन। सो यहाँ पर देखिए, इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स ऑल द फंक्शंस ऑफ लाइफ आर परफॉर्म बाय सेम सेल, कि एक कोशिकीय प्राणियों का शरीर एक ही कोशिका से तैयार होने के कारण उसके जितने भी कार्य हैं, ठीक है, तो वो सब क्या होते हैं, उसी कार्य उसी कोशिका की मदद से होते हैं। सो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड। सो इसी को क्या कहा गया है, जीव द्रव्य स्तर कहा गया है। सो इसमें कौन से दो प्राणी आते हैं, एक तो अमीबा आएगा और दूसरा पैरामीशियम आएगा। सो अभी ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बॉडी ऑफ एनिमल इज मेड अप ऑफ सेल्स। हमें पता है कि प्राणियों का शरीर सेल से बना है। इन केस ऑफ मल्टी सेल्युलर एनिमल्स, बहुकोशिकीय प्राणियों में क्या होता है, मेनी सेल्स आर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस इन देयर बॉडी, कि जो अलग अलग कोशिकाएं हैं, अनेक कोशिकाएं कार्य करती है। सो इन केस ऑफ मल्टी सेल्युलर एनिमल्स, इफ टिश्यूज आर नॉट फॉर्म, अगर इन्होंने यहाँ पर बताया है कि बहुकोशिकीय प्राणियों में अनेक कोशिकाएं होते हुए भी अगर उनमें टिश्यूज ही फॉर्म नहीं हुए, टिश्यू यानी ऊतक, सो देयर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल फाइलम पॉरीफेरा। तो उन्होंने ये बताया है कि तो ऐसे प्राणियों का शरीर कोशिका स्तर संगठन दर्शाता है। सो छिद्राधारी संघ के प्राणी यानी कि पॉरीफेरा, जो जिनमें छिद्र रहते हैं। ठीक है, सो इन केस ऑफ सम एनिमल सेल्स कम टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज विद द हेल्प ऑफ व्हिच ऑल द बॉडी फंक्शंस आर परफॉर्म, सच एनिमल शो सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और जिन प्राणियों में जो सेल्स है वो टिश्यू फॉर्म करते हैं, तो उनको आप क्या कहेंगे, फाइलम नियाड्रिया। ठीक है, फाइलम निडारिया। सो आपको यहाँ पर सी साइलेंट हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बोला नियाडरिया एनिमल्स, जो इसका फॉर्म आएगा यहाँ पर, दैट इज व्हाट आई सेड, कि आपको क्या करने हैं, इसके प्रोनाउंसिएशन ध्यान में रखने हैं बच्चों, कि व्हाट आई एम प्रोनाउंसिंग एंड व्हाट आर देयर प्रोनाउंसिएशन, ऑल थिंग्स, ये आपको सब ध्यान में रखने हैं। सो देखिए कि फ्लैट वर्म शो टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सो ये फ्लैट वर्म जो रहते हैं, फ्लैट वर्म्स यानी कि जो चपटे कृमि प्राणी रहते हैं, तो उनमें कौन सा टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलता है। इन दिस टाइप और ऑर्गेनाइजेशन टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म सम ऑर्गन्स। इसमें टिश्यू क्या करते हैं, कुछ ऑर्गन्स फॉर्म करते हैं। हाउएवर कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम आर नॉट फॉर्म, लेकिन कंप्लीट बॉडी फॉर्म होती है क्या, नहीं। सो यहाँ पर देखिए कुछ आपको डायग्राम दिए हैं। डायग्राम नंबर 6.5 सेल्यूलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ये डायग्राम है। सो इसमें एग्जांपल के तौर पर दिया है साइकॉन। साइकॉन में देखिए आपको यहाँ पर आउटलेट और स्क्यूला दिखेगा। देन यहाँ पर आपको कॉलर सेल्स दिखेंगे एंड दिस इज द पार्ट, देखिए इसको स्पाइकल यानी कंटिका कहते हैं। देन अमीबोसाइट, दिस इज कॉल्ड अमीबोसाइट, इनको हम स्पाइकल्स कहेंगे। और दिस पार्ट इज कॉल्ड आस्टियन एंड दिस इज द नॉन लिविंग पार्ट। ओके, सो चलिए आगे हमें 6.6 डायग्राम में क्या दिया है, सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन दिया है, यानी कि इसको आप कहेंगे कोशिका ऊतक संगठन के प्राणी। सो इसमें क्या रहता है, एग्जांपल जेलीफिश का है। तो देखिए यहाँ पर इसको माउथ भी है, दीज आर हर ओरल पानी में घूमता रहता है। ये इसका इंटेस्टाइन यहाँ पर दिया गया है। देन इसकी जनन ग्रंथि जो है, दीज आर कॉल्ड हर गोनाड्स यानी जनन ग्रंथि। ये इसका बेल है, ये इसके ट्यूब है, ये मस्कुलर इसका रिंग रहेगा। टेंटेकल्स, टेंटेकल यानी इसकी मदद से ये क्या करता है, पोषक द्रव्य शरीर में ले लेता है। एंड ये है इसके ओरल आर्म्स। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कोशिका ऊतक संगठन के प्राणी का यह डायग्राम है। अभी हम यहाँ पर देखेंगे डायग्राम नंबर 6.7 टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऊतक अवयव स्तर संगठन। टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर क्या बोला, इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म सम ऑर्गन। यहाँ पे कुछ ऑर्गन तो फॉर्म होते हैं, राइट, लेकिन क्या होता है, कुछ ऑर्गन फॉर्म होते हैं लेकिन कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम यहाँ पर फॉर्म नहीं होता है। इसकी वजह से इन्हें क्या कहेंगे आप, टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर एक बात आप समझ लीजिएगा, ये है प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो यूनिसेल्युलर प्राणी रहते हैं, एक पेशीय जीव इनको आप कहेंगे। देन ये रहेगा सेल्युलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें सिर्फ आपको सेल्स ही दिखाई देंगे। देन सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो सेल्स है वो मिलकर जो टिश्यू फॉर्म करते हैं, इसका एग्जांपल यहाँ पर जेलीफिश रहेगा। और टिश्यू से
से टिश्यू जब एक साथ आकर कुछ ऑर्गन फॉर्म करते हैं, तो इसका एग्जांपल यहाँ पर आपको ये 6.7 का डायग्राम दिखेगा। सो यहाँ पर देखिएगा, ये जो है टिश्यू से एक साथ टिश्यू आकर कुछ ऑर्गन्स बने हैं, लेकिन ये कंप्लीट ऑर्गन नहीं है। सो इसको आप कहेंगे नर्व कॉर्ड। उसके बाद ये इनका माउथ इधर है, दीज आर द आई स्पॉट्स। उसके बाद ये रहेगा इनका अन्ननलिका फेनिक्स एंड गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, इसका मतलब है इनकी जठर वाहिनी। गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी यानी कि ये इनकी जठर वाहिनी है। सो दीज आर द एग्जांपल्स। सो बच्चों आपको ऑब्जर्व क्या करना है, 6.8 यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि पहले हमने क्या पढ़ा, सेल्स मिलकर क्या बनता है, टिश्यू बनता है। उसके बाद टिश्यू एक साथ आकर ऑर्गन बनता है, ओके। और उसके बाद ऑर्गन से फिर ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होता है। सो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन हैज बीन शोन इन द फॉलोइंग फिगर। आपको यहाँ पर इसको, ये जो डायग्राम है इसको आपको कंप्लीट करना है। दिस इज योर होमवर्क स्टूडेंट्स। तो आप जब खुद से पढ़ाई करोगे, खुद से कुछ चीजें ढूंढोगे, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। Beside the 4 types of body organization mentioned above, remaining all animals show organ system grade organization, in which different organs are joined together to form organ system that performs species functions. For example, crab, खेकड़ा, frog यानी कि मेंढक जो है, और human यानी कि मनुष्य जो है, तो इनमें आपको क्या देखने के लिए मिलता है, organ system grade of organization. So इसमें हम पढ़ेंगे सेकेंड वाला पार्ट कौन सा आ जाएगा, बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री यानी कि इसको हम कहेंगे शारीरिक सममिति। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, क्या करना है कि ह्यूमन बॉडी एंड स्पॉन्जिला का आपको पिक्चर लेना है, और उनको आपको क्या करना है, उनको आपको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, यहाँ पे देखिए ये सब आपको इमेजिनेशन का है। इन इमेजिनरी सेंस आपको रियल में कुछ नहीं करना है। इन इमेजिनरी सेंस हमको सिर्फ इमेजिन करना है, ये बॉडी ऑफ एनी एनिमल इज कट थ्रू इमेजिनरी एक्सिस ऑफ बॉडी। सो अगर देखिए इस पंच को हम एक एक्सिस से कट करेंगे, राइट, इस तरह से, तो इसके आपको इक्वल पार्ट्स मिलेंगे क्या, नहीं, इट मे और मे नॉट प्रोड्यूस टू इक्वल पार्ट्स। तो इसको आप जब इक्वल पार्ट्स नहीं मिलते, तो इसे हम क्या कहेंगे, असिमेट्रिकल बॉडी यानी कि असममिति शरीर। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, असममिति शरीर, क्योंकि इक्वल पार्ट्स में नहीं होगा, क्योंकि इसका शेप ही बराबर नहीं है। सो डिपेंडिंग अपॉन दिस प्रॉपर्टी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल बॉडीज। पहला क्या आ गया, asymmetrical body. So इसमें क्या होता है कि there is no any such imaginary axis of the body through which we can get two equal parts. Example, sponges. So sponges में क्या रहता है, ये सब टिश्यूज रहते हैं, ओके। सो इसके वजह से क्या होता है, यहाँ पर इसको हम अगर इस तरह से हॉरिजॉन्टली वर्टिकली काटते भी है, तो इसके आपको इक्वल फॉर्म मिलेंगे क्या, नहीं मिलेंगे। सो इसे आप कहेंगे असिमेट्रिकल बॉडी। उसके बाद है बच्चों रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री यानी कि इन दिस टाइप ऑफ बॉडी, if imaginary cut passes through central axis but any plane of body, it gives two equal halves. starfish, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने ये स्टारफिश लिया, और अगर हम इसको इस तरह से काटते हैं, ठीक है, हर एक एंगल से हमने इसको काटा, तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, देखिए कि शरीर के बीचों बीच अगर मध्य अक्ष में से जाने वाले किसी भी अगर प्लेन में से काल्पनिक रेखा हमने खींची और समान भाग होते हैं, तो इन प्राणियों के शरीर के संबंध में जो बीच में से जाने वाला प्लेन है, सो वो क्या करता है, अलग अलग भाग बना देता है। सेम भाग यहाँ पर बनेंगे क्या, नहीं, तो इसको आप क्या कहेंगे, रेडियल सिमेट्री कहेंगे, और इसके एग्जाम्पल है स्टारफिश। सो there are 5 different planes passing through central axis of body through which we can get two equal halves, यानी कि 5 तरीके से काटोगे तब आपको इसके 2 equal halves मिलेंगे। अभी थर्ड वाला जो टाइप है, इसको आप कहेंगे बायलैटरल। बायलैटरल सिमेट्री, इसका मतलब होता है, हिंदी में इसको कहते हैं द्विपार्श्व समिति। इन दिस टाइप ऑफ बॉडी देयर इज ओनली वन सच इमेजिनरी एक्सिस ऑफ बॉडी through which we can get two equal halves, यानी कि दो समान बॉडी के पार्ट्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल कोई कीड़ा है, ठीक है, कीड़े को अगर बीच में से काटोगे तो ऊपर का और नीचे का हिस्सा हो जाएगा। फिश है, फिश को अगर आप बीच में से काटोगे तो 2 हिस्से हो जाएंगे। कोई फ्रॉग है, ठीक है, फ्रॉग को बीच में से काटेंगे तो 2 हिस्से हो जाएंगे। बर्ड्स है, बर्ड्स को भी आप 2 हिस्से में काटोगे तो इसके भी 2 पार्ट्स हो जाएंगे। अगर ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी को आपने बीच में से इस तरह से काट दिया, तो ये 2 पार्ट्स इक्वल इक्वल हो जाएंगे, राइट। सो और अगर आपने इस बकरी को बीच में से काट दिया, ठीक है, तो आपको इसके 2 इक्वल पार्ट्स मिलेंगे।
सो इसे क्या कहते हैं? बायलैटरल सिमेट्री। व्हाट वी कैन से? बायलैटरल सिमेट्री यानी द्विपार्श्व समिति। सो हमने ये टाइप्स ऑफ बॉडी सिमेट्री पढ़े। सो अभी हम क्या करेंगे? जर्म लेयर्स यानी कि जर्म लेयर जो है, जर्माइनल लेयर्स इसको बोलते हैं। सो जर्माइनल लेयर से कितने पार्ट्स आएंगे? डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लो यानी 2 भाग में और ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी 3 भाग में। सो इसमें देखिए क्या होता है मुद्दा, कि आपको जो अंदर का भाग होता है, ठीक है बच्चों, जो अंदर का भाग होता है उसे आप कहेंगे एंडोडर्म। ये देखिए, ये जो यहाँ पर थोड़ा सा ऑरेंज कलर जैसा दिख रहा है, इसको एंडोडर्म कहेंगे। इसके बाद जो ऊपर का हिस्सा है इसको कहेंगे एक्टोडर्म, बाहर वाला हिस्सा। और ये जो बीच में रहेगा ये रहेगा डेड लेयर। क्या रहेगा? डेड लेयर, मृत यानी अजैविक स्तर। लेकिन ये डिप्लोब्लास्टिक में 2 भाग आएंगे, यानी कि एंडोडर्म रहेगा, एक्टोडर्म रहेगा। कौन सा भाग नहीं रहेगा वो देखते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, ट्रिप्लोब्लास्टिक में एंडोडर्म भी है, अंदर का हिस्सा भी है, एक्टोडर्म बाहर का हिस्सा भी है, ये फर्स्ट लेयर भी है, यहाँ पर थर्ड लेयर भी है। लेकिन यहाँ पर ट्रिप्लोब्लास्टिक में सेकेंड लेयर भी आता है, ग्रीन कलर का दिख रहा है। सो इसको आप क्या कहेंगे? मेसोडर्म कहेंगे। मेसोडर्म को हम कहेंगे मध्य स्तर, यानी कि अंतर स्तर, बाह्य स्तर और मध्य स्तर। सो यहाँ पर क्या है? मध्य स्तर जो है वो मरा हुआ है, मृत दिखाई दे रहा है। सो ये रहेगा डिप्लोब्लास्टिक फॉर्मेट और ये रहेगा ट्रिप्लोब्लास्टिक फॉर्मेट। सो इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर एनिमल्स, germ layers are formed during initial period of their embryonic development, and from those germ layers only different tissues are formed in the body. तो क्या होता है कि बहुकोशिकीय प्राणियों के संदर्भ में जो उनका एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट है, यानी कि एम्ब्रॉय यानी कि भ्रूण, यानी कि जो छोटा बच्चा रहता है जो फॉर्म हो रहा है, तो उसी अवस्था में वृद्धि के शुरुआत के समय कोशिका का आद्य स्तर तैयार होता है, यानी कि वहां पर एंडोडर्म डेवलप हो जाता है। उसके बाद इससे ही प्राणियों के शरीर में विविध जो टिश्यूज है वो फॉर्म होने लगते हैं। इन केस ऑफ सम एनिमल्स ओनली 2 जर्म लेयर्स। किन्हीं प्राणियों के जो एम्ब्रॉयनिक होते हैं उनमें सिर्फ 2 ही लेयर्स होते हैं, यानी कि एक एंडोडर्म रहता है, एक एक्टोडर्म रहता है। एंड वो जो प्राणी रहते हैं, सो उन्हें आप कौन से कैटेगरी में फॉर्म करोगे? सो दोज एनिमल्स आर फॉर्म इन द कैटेगरी निडोब्लास्ट। ठीक है, सो इनको आप कौन से कैटेगरी में फॉर्म करोगे बच्चों? This is called all nidrians. Okay, all nidrians. In most of all the remaining animals, 3 germ layers are formed. तो 3 germ layer वाले animals कौन से कैटेगरी में आ जाते हैं? मेसोडर्म, विसाइन्स, एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म। तो ये सारे जो एनिमल्स हैं, सो देखिए कि हम आगे जाके पढ़ेंगे कि ये जो सारे प्राणी हैं ये ट्रिप्लोब्लास्टिक में आ जाते हैं, जर्म लेयर्स के ट्रिप्लोब्लास्टिक में आ जाते हैं। ओके, सो यहाँ पर देखिएगा, हम आगे जाके पढ़ेंगे कि बॉडी कैविटी। व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न? बॉडी कैविटी। सो बॉडी कैविटी का मतलब क्या होता है बच्चों? बॉडी कैविटी यानी कि शरीर में आपके जो देह गुहा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? देह गुहा बोलते हैं, या फिर व्हाट वी से सीलोम कहते हैं। इसको हम हिंदी में क्या प्रोनाउंस करेंगे? सीलोम। इसको प्रोनाउंस क्या करेंगे आप? सीलोम। बॉडी कैविटी यानी कि सीलोम। सो कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड इंटरनल ऑर्गन इज कॉल्ड एज बॉडी कैविटी, सीलोम। यहाँ पर देखिए, ये जो एक इंसेक्ट है, ठीक है, सो इसको बीच में से काट दिया, इसको बीच में से काट दिया। ये है यूसोलोमेट का एग्जांपल। यूसोलोमेट में क्या है देखिए, इसका बीच का हिस्सा आपको किस तरह से दिख रहा है? तो यहाँ पे आपको सीलोम दिख रहा है अंदर की तरफ, इसके बाद मेसोडर्म का पार्ट दिख रहा है, एंडोडर्म भी है और एक्टोडर्म भी है, यानी बाहर का हिस्सा है, अंदर का हिस्सा है, बीच में का हिस्सा है। और इसको आप क्या कहेंगे? So cavity between the body wall and internal organ is called as body cavity or coelom. In case of multicellular animals, during initial period of their embryonic development, body cavity is formed from either mesoderm. Such type of body cavity is present in animals of phylum Annelida and all phyla coming after Annelida. So ध्यान में रखिएगा कि बहुकोशिकीय प्राणियों में भ्रूण अवस्था में वृद्धि के दरमियान जो मेसोडर्म है, सो यहाँ से आंतों से देह गुहा बनती है। सो इस प्रकार की जो देह गुहा है, सेलम जो है, ये कृमि संघ के प्राणी तथा उसके बाद के सभी संघों के प्राणियों के शरीर में होती है या फिर पाई जाती है।
तो आप इसे क्या कहेंगे, आप इसे कहेंगे यूसेलोमेट। आप इसे कहेंगे व्हाट वी सेड, यूसेलोमेट, यानी कि एनिमल्स विथ ट्रू बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी इज एब्सेंट इन केस ऑफ एनिमल्स फ्रॉम फाइला पोरिफेरा। फाइला पोरिफेरा में बॉडी कैविटी एब्सेंट रहती है। उसके बाद नियाड्रिया एंड उसके बाद जो है प्लेटी, Porifera, body cavity is absent in case of animals from Phyla porifera, Niardria and Platyhelminthes। इन प्राणियों में बॉडी कैविटी एब्सेंट रहती है। सच एनिमल्स आर कॉल्ड एज एसेलमेट। इन केस ऑफ एनिमल्स फ्रॉम फाइलम एसेलमिंथिस, they have body cavity but it is not formed by the above mentioned two ways, hence those animals are called as, अभी इनको आप क्या कहेंगे, इनको आप कहेंगे जिनकी बॉडी इस तरह से फॉर्म होती है। सो वी कैन से yes, hence those animals are called as pseudocelmet। ठीक है, इसको आप कहेंगे pseudocelmet। सो आपको प्रोनाउंसिएशन समझ में आ रहा है, pseudocelmet। ओके, सो देखिए यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं pseudocelmet के, कि इनको अगर आप इस तरह से अगर काट देते हैं, ये जो एग्जांपल आ जाता है, तो इनमें एक्टोडर्म भी रहता है, मेसोडर्म भी दिखता है आपको, एंडोडर्म भी दिखता है, लेकिन इनको आप क्या कहेंगे, इसको आप कहेंगे यूसेडसेलम। ठीक है, यूसेडसेलम ये जो है। सो आपको ये प्रोनाउंसिएशन ध्यान में रखना है बच्चों, जो कि आपको एग्जाम में जो आप समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट, उसको समझ में आने के लिए आपको हेल्प करेगा। या फिर आप उसको सूडोसेलमेट इस तरह से भी प्रोनाउंस कर सकते हो, स्यूडोसेलम, स्यूडोसेलम। ओके, ध्यान में रखिएगा। सो बॉडी सेगमेंटेशन, व्हाट इज बॉडी सेगमेंटेशन? बॉडी सेगमेंटेशन यानी खंडी भवन, यानी कि जो पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स, या फिर आप इसको हिंदी में कहेंगे खंड। ठीक है, सो इफ द बॉडी ऑफ एनिमल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल सिमिलर यूनिट्स, देन सच बॉडी इज कॉल्ड एज सेगमेंटेड बॉडी एंड ईच स्मॉल यूनिट इज कॉल्ड एज सेगमेंट। अगर आप छोटे छोटे हिस्से में इस बॉडी को डिवाइड करोगे, तो ये जो छोटे छोटे हिस्से हैं, इसको आप क्या कहेंगे, इस हिस्से को आप कहेंगे सेगमेंट कहेंगे। एनिमल्स लाइक अर्थवर्म फ्रॉम फाइलम एनेलिडा, फाइलम एनेलिडा से कौन सा एग्जाम्पल आता है, अर्थवर्म का। सो this is the diagram number 6.11, animals type as per body cavity। so यहाँ पर ये जो डायग्राम है, ये आपको अच्छी तरह से लर्न करना है। तो आपको इस तरह से जो बॉडी के पार्ट छोटे छोटे करने के बाद जो हिस्सा मिलता है, उसको आप क्या कहेंगे, सेगमेंट कहेंगे। सो बच्चों यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखिएगा। सो किंगडम एनिमलिया आपको जो है, with the help of above mentioned criteria, animals are classified। so kingdom animalia, multicellular organism without cell wall। यहाँ पर आपको बताया गया है कि multicellular organism without सेल वॉल, यानी कि प्राणी जगत कोशिका भित्ति वहीन बहुकोशिकीय प्राणी। उसको फिर आपने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में डिवाइड किया। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में दो पार्ट्स आ गए, एक तो सेलुलर ग्रेड आ गया और दूसरा टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम ग्रेड आ गया, जो हमने अभी अभी पढ़ा है रिसेंट। उसके बाद बॉडी सिमेट्री में हमने क्या देखा, सेलुलर ग्रेड में आ जाता है असिमेट्रिकल बॉडी एंड टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम ग्रेड में दो आ जाते हैं, एक आ जाता है रेडियल सिमेट्री एंड बायलैटरल सिमेट्री। ओके, उसके बाद बॉडी कैविटी सेलम, बॉडी कैविटी जो रहती है, बॉडी कैविटी सिलोम, इसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ तो आपको समझ में आने के लिए आसानी हो जाएगी। सिलोम ये एब्सेंट रहती है किसमें, असिमेट्रिकल बॉडी सेलुलर ग्रेड में बॉडी कैविटी एब्सेंट रहती है। उसके बाद रेडियल सिमेट्री में भी बॉडी कैविटी सेलम जो है वो, सिलोम जो है वो एब्सेंट रहता है, बट इट इज प्रेजेंट इन बायलैटरल सिमेट्री में। सो वो कौन से तीन पार्ट्स में डिवाइड होगा, so these are the three parts, acellumet, उसके बाद है pseudocelmet and eucelomet। okay, acellumet, pseudocelmet and eucelomet, these are the three parts body cavity के bilateral symmetry के। यहाँ पर ये तीन parts हो जाते हैं। अभी फाइलम में देखिए, सेलुलर ग्रेड में asymmetrical बॉडी में क्या आ जाता है, पोरिफेरा आ जाता है, यानी कि छिद्रधारी, यानी कि स्पॉन्जेस का एग्जांपल यहाँ पर आ जाएगा। रेडियल सिमेट्री में क्या आ गया, नाइड्रिया आ गया। सो इसको आप कहेंगे अंतर्गुहीन। उसके बाद
यहाँ पर देखिए बच्चों कि जो एसिलोमेट है, एसिलोमेट में आ जाएगा प्लेटीहेल्मिन्थेस आ जाएगा, देन उसके बाद सूडोसेलेमिट में आ जाएगा एसेलमिंथस आ जाएगा, उसके बाद देन थर्ड वाला जो हमने देखा यूसेलेमेट में क्या आ जाएगा, एनेलिडा, एर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एंड व्हाट आर द थ्री, आपने आई होप कि आप प्रोनाउंसिएशन लिख रहे हो, सो एकाइनोडोमाटा, ठीक है, एकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डाटा एंड कॉर्डाटा. सो दीज आर द 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स इन द which zone it's coming in the isolomate. Okay, so this is the kingdom Animalia जो आपको यहाँ पर डायग्राम दिखा दिया है. So अगर किंगडम एनिमिलिया का ड्रॉ एंड डायग्राम ऑफ किंगडम एनिमिलिया एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही 4 मार्क्स के लिए, तो आपको इसका स्टडी करना पड़ेगा. So हम अभी हर एक एग्जाम्पल थोड़ा सा पढ़ेंगे. So ये है स्पॉन्जिला. ओके, सो फाइलम पॉरीफेरा. फाइलम पॉरीफेरा में इसकी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर दिए हैं हर एक एनिमल के. एनिमल्स इन पॉरीफेरा फाइलम में इसके कैरेक्टरिस्टिक दिए हैं. सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है दीज एनिमल्स आर विथ सिंपलेस्ट बॉडी प्लान एंड आर कॉल्ड एज स्पॉन्जेस. इनको स्पॉन्जेस कहते हैं क्योंकि इनमें क्या होते हैं, सिर्फ छिद्र होते हैं. दे बेयर न्यूमरस स्पोर्स ऑन देयर बॉडी. दो स्पोर्स आर कॉल्ड एज ओस्टिया, ऑस्टिया एंड ऑस्क्यूला. ऑस्टिया यानी कि जो अंदर जो वो पानी ले रहे हैं वो पार्ट्स रहेगा उनका ऑस्टिया, और बाहर जो वो पानी या फिर कुछ चीजें फेंकते हैं ऊपर की तरफ से, सो उसको कहेंगे ऑस्कुला. ऑस्क्यूला और ये है ऑस्टिया. Okay, so these are aquatic animals. These are aquatic animals. Most of them are marine and few are fresh water dwellers. So ये जो प्राणी रहते हैं बच्चों, जो पॉरीफेरा में आ जाते हैं क्लासिफिकेशन में, तो ये कहाँ पर रहते हैं, ये रहते हैं पानी में रहते हैं. कुछ मीठे पानी में रहते हैं तो कुछ समंदर के पानी में पाए जाते हैं. थर्ड वाला इसका कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा most of the animals have a symmetrical body. Most of the animals have a symmetrical body. तो आपको एग्जाम्पल ध्यान में रखना है. Most of the animals have a symmetrical body. आगे आ जाएगा नंबर 4. These animals have special types of cells or collar cells. So इसमें These animals have special types of cells. यानी कि इसमें कौन से सेल्स रहते हैं, कौन से सेल्स हैं, तो कॉलर सेल्स इसमें रहेंगे. एंड पांचवा मुद्दा आएगा These animals are always attached to substratum, hence do not show locomotion, hence they are referred as sedentary animals. तो बच्चों यहाँ पर देखिए हार्ड वर्ड्स तो बहुत है, लेकिन मैं आपको हिंदी में मीनिंग बताती हूँ. These animals are always attached to substratum, यानी कि इन प्राणियों के शरीर में विशिष्ट प्रकार की ऐसी कॉलर कोशिकाएं होती हैं. सो ये आधार से संलग्न होने के कारण उनमें प्रचलन नहीं होता, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, सेडेंटरी एनिमल्स, यानी कि स्थानबद्ध एनिमल्स इनको कहते हैं, जो एक ही जगह पर रहते हैं. Their spongy body is supported by spicules or spongin fibers. ये सब फाइबर्स रहते हैं, स्पॉन्जिन के फाइबर्स जिनमें लगे हुए हैं. Spicules are made of the calcium carbonate और सिलिका. और जो ये स्पाइकल है तो ये किससे बनते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका से बनते हैं. नंबर 7. These animals feed upon small organisms taken in their body along with water. And water is taken in through ostia and given out through oscula. जैसे मैंने आपको बताया ऑस्कुलम, ये जहाँ से ये बाहर पानी फेंकते हैं या फिर जो विशिष्ट द्रव्य बाहर फेंकते हैं, और जो पानी या फिर जो पोषक तत्व जो लेते हैं इन छिद्रों से, उसको कहते हैं ऑस्टिया. ठीक है. सो दीज एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय बडिंग एंड असेक्सुअल मेथड. सो इनमें प्रजनन की क्रिया मुकुलन इस अलैंगिक पद्धति से अथवा लैंगिक पद्धति से होती है. बिसाइड दे हैव गुड एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन. उनमें रीजनरेशन की अच्छी एबिलिटी है. एग्जाम्पल है इसके साइकॉन, इसके एग्जाम्पल है साइकॉन, यूस्पोजिया एंड हाइलोनीमा यूप्लेक्टल्स. ओके, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इट. एनिमल्स इन नियाड्रिया फाइलम. ओके, तो इसको आप कहेंगे कि
यहाँ पर देखिए सेलेंटरेटा, फाइलम सेलेंटरेटा या फिर नियाड्रिया, हम इसको क्या पढ़ेंगे, फाइलम सेलेंटरेटा या फिर नियाड्रिया, इसमें सी साइलेंट हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। तो ये वाला फाइलम हम पढ़ेंगे। इसमें देखिए डायग्राम नंबर 6.13 एनिमल्स इन नियाड्रिया फाइलम या फिर सेलेंटरेटा। सो इसमें एग्जांपल क्या दिया है, वन, बॉडी ऑफ दिस एनिमल्स इज सिलेंड्रिकल और अम्ब्रेला लाइक। सो ये जो सिलेंटरेटा प्राणी का जो फाइलम है, सो इनकी बॉडी एक तो सिलेंडर के आकार की होती है या फिर अम्ब्रेला के आकार की होती है। इफ इट इज सिलेंड्रिकल इट इज कॉल्ड पॉलिप एंड इफ इट इज अम्ब्रेला इट कॉल्ड मेडुसा। अगर ये अम्ब्रेला की तरफ इस तरह से है तो इसको आप क्या इसको कहेंगे, मेडुसा। और अगर इस तरह से ये एक सिलेंड्रिकल आकार में आ जाता है तो इसे कहते हैं पॉलिप। सो नंबर 2 है इसका कैरेक्टरिस्टिक कि मोस्ट ऑफ दिस एनिमल्स आर मरीन, ये समुद्र में पाए जाते हैं। ओनली फ्यू आर फ्रेश वाटर, और कुछ ही मीठे पानी में रहते हैं। बॉडी ऑफ दिस एनिमल्स इज रेडियली सिमेट्रिकल एंड डिप्लोब्लास्टिक, इनकी बॉडी रेडियली सिमेट्रिकल रहती है और डिप्लोब्लास्टिक रहती है, यानी कि इसमें जो हम कहेंगे व्हाट वी हैव लर्नड, देखिए यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि इनमें कौन सा हिस्सा नहीं रहेगा, फिर मेसोडर्म नहीं रहेगा, मेसोडर्म इसमें नहीं रहेगा। सो इसमें मेसोडर्म नहीं रहता सिलेंटरेटा नियाड्रिया फाइलम के प्राणियों में। देन नंबर 4, नियोडोब्लास्ट बियरिंग टेंटेकल्स आर प्रेजेंट अराउंड द माउथ। यहाँ पर ये जो है इनको आप कहेंगे टेंटेकल्स, ये रहते हैं टेंटेकल्स, ओके। एंड टेंटेकल्स आर यूजफुल फॉर कैप्चरिंग द प्रे, वेयर एज नियोडोब्लास्ट इंजेक्ट द टॉक्सिन इन द बॉडी ऑफ प्रे। सो ये क्या करते हैं, जो जहर है अपने भक्ष्य रहता है उसके बॉडी में छोड़ देते हैं और इस तरह से वो शिकार करते हैं। दोज आर यूजफुल फॉर प्रोटेक्शन, खुद की उनकी सेफ्टी के लिए भी वो महत्वपूर्ण रहता है। इसके कुछ एग्जांपल्स है, फॉर एग्जांपल हाइड्रा यहाँ पर दिया है, उसके बाद और एक एग्जांपल यहाँ पर दिया है एडमसिया है, फाइलेजिया है, उसको पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर कहते हैं, ऑरेलिया यानी कि जेलीफिश है, कॉरल्स है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सिलेंटरेटा और नियाड्रिया फाइलम। सो यहाँ पर आपको पता है क्या, बाथ स्पॉन्ज, दिस इज ब्लैक कलर्ड एंड समवॉट राउंड शेप एनिमल, ये समुद्र में पाया जाता है। इट इज बॉडी इज मेनली मेड ऑफ फाइबर्स ऑफ प्रोटीन स्पॉन्जिन एंड ड्यू टू दिस दे हैव गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इस पे सिर्फ छोटे छोटे डॉट्स रहते हैं, टिश्यूज रहते हैं। सो क्या रहता है कि ये पानी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी इनमें अच्छी रहती है। एंड इट वॉज यूज्ड फॉर बाथिंग ड्यूरिंग ओल्ड डेज, और पुराने जमाने में नहाने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। बिसाइड्स इट वॉज ऑल्सो यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पिलोज, और कुशन बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। These were also used as wetting material for sticking postal stamps and counting the currency notes. नोट गिनने के लिए पोस्ट ऑफिस में उनके जो सिक्के रहते हैं वो चिपकाने के लिए, टिकट चिपकाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सो अभी आगे का फाइलम हम लर्न करेंगे, दिस इज प्लैटीहेल्मिन्थिस। प्लैटीहेल्मिन्थिस फाइलम हम पढ़ेंगे। सो इसमें देखिए डायग्राम नंबर 6.14 एनिमल्स इन फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थिस। प्लैटीहेल्मिन्थिस में क्या आएगा, चपटे कृमि संघ के प्राणी, ये सब चपटे ही दिख रहे हैं ना। सो नंबर 1 इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, बॉडी ऑफ दिस एनिमल्स इज स्लेंडर एंड फ्लैट लाइक अ लीफ और स्ट्रीप। सो इनका शरीर दुबला पतला और पत्तियों जैसा अथवा पट्टी के जैसा चपटा रहता है, हेंस दे आर कॉल्ड एज फ्लैट वर्म्स। तो इनको चपटे कृमि कहते हैं, चपटे कृमि इनको कहा जाता है। नंबर 2, मोस्ट ऑफ दिस एनिमल्स आर एंडोपैरासाइट्स, फ्यू आर फ्री लिविंग एंड एक्वेटिक। सो इसमें देखिए अधिकतर प्राणी एंडोपैरासाइट्स यानी कि अंतःपरपोषी रहते हैं, अंतःपरजीवी, एंड फ्यू आर फ्री लिविंग एंड एक्वाटिक, और कुछ ही जो है स्वतंत्र जीने वाले रहते हैं और कुछ पानी में तैरते हुए आपको दिखाई देते हैं। सो नंबर 3 इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, बॉडी इज सेलोमेट एंड बायलैटरली सिमेट्रिकल। सो इनका जो बॉडी है, शरीर है, ये जो रहता है सिलोमेट और उसके बाद बायलैटरली सिमेट्रिकल रहता है। इनमें तीनों पार्ट्स दिखाई देते हैं। विच पार्ट्स वी लर्न, यहाँ पर देखिए इनमें मेसोडर्म भी रहता है, एक्टोडर्म भी रहता है और एंडोडर्म भी रहता है। मैं आपको बार बार ये क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि आपको समझ में आ जाए और आपको समझ में आने के लिए आसानी हो। सो नंबर 4 है, दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ 3 जर्म लेयर्स, एंडोडर्म है, एक्टोडर्म है और मेसोडर्म भी है। यानी कि बाहर का हिस्सा भी है, अंदर का हिस्सा भी है और बीच में का हिस्सा भी है। सो नंबर 5, दीज एनिमल्स आर, अभी देखिए बच्चों
कि हमने अभी क्या पढ़ा है कि ये जो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने यहाँ पर पढ़े, सो इसकी मदद से आपको क्या समझ में आ रहा है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहाँ पर अच्छी तरह से समझ में आ रहे हैं। सो नंबर 5 में हम देखेंगे दिस एनिमल्स आर हेर्माफ्रोडाइट, यानी कि इसमें देखिए हेर्माफ्रोडाइट यानी कि उभयलिंगी इसको कहते हैं। हेर्माफ्रोडाइट यानी कि उभयलिंगी, यानी कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर प्रेजेंट इन द सेम एनिमल बॉडी। एक ही एनिमल के बॉडी में मेल वाला जो अंडाशय रहता है वो भी रहता है और फीमेल वाला जो ओवेट्री है वो भी रहता है और मेल वाला जो पार्ट है वो भी प्रेजेंट रहता है। एग्जाम्पल प्लानेरिया, लिवर फ्लक एंड टेपवर्म। देखिए ये टेपवर्म है, ये प्लानेरिया है और ये लिवर फ्लक है। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स है बच्चों। आई होप कि इसकी मदद से आपको पूरा जो सेशन है हमारा ये कवर अप करने में आसानी हो जाएगी। सो ये लिवर फ्लक का शरीर कुछ इस तरह से रहता है। इसको वेंट्रल सकर यानी अधर चूषक कहते हैं। एक्सेटरी पोर यानी कि उत्सर्जी छिद्र, यहाँ से वो बाहर विष्ठा फेंकते हैं। एंड प्लानेरिया इस तरह का होता है एंड दिस इज द टेपवर्म। ओके, सो सरप्राइजिंग इंफॉर्मेशन है, कोरल रीफ्स आर प्रेजेंट इन ओशन। कोरल रीफ्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? प्रवाल वाली चट्टानें इनको कहते हैं। These reefs are actually colonies of specific निडारियंस। तो ये निडारिया संघ के प्राणियों की सघन आबादी होती है। So a precious stone called coral, इसको पोड़ा कहते हैं, and the coral powder यानी कि इसको प्रवाल भस्म used in आयुर्वेदा is derived from these reefs। सो आपको क्या करना है, ऑनलाइन इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, नोटबुक में नोट डाउन करनी है और आपके साइंस के टीचर को वो शो करनी है। सो अभी हम लर्न करेंगे आगे का जो फाइलम है हमारा एसेलमिंथिस। एसेलमिंथिस ये जो फाइलम है इसको हम लर्न करेंगे, यानी कि यहाँ पर आ जाएंगे गोल कृमि प्राणी संघ। पहले जो देखा हमने ये देखा प्लेटीहेल्मिन्थेस यानी ये चपटे वाले सब कीड़े यहाँ पर आ गए। अभी यहाँ पर हम देखेंगे एसेलमिंथिस यानी कि यहाँ पर ये सब गोल गोल वाले हैं, ठीक है। सो इनके कैरेक्टरिस्टिक देखिए, यहाँ पर मैं आपको ये डायग्राम दिखाती हूँ एनिमल्स इन फाइलम एसेलमिंथिस, यानी कि आप इनको कहेंगे गोल कृमि संघ के प्राणी। सो ये रहा मेल एस्केरिस और ये फीमेल एस्केरिस, ठीक है। मेल एस्केरिस एंड फीमेल एस्केरिस। फीमेल जो होती है वो थोड़ी बड़ी होती है और मेल जो होते हैं वो छोटे रहते हैं फीमेल के इसमें, क्योंकि यहाँ पर फीमेल जो होती है इसमें अंडे होते हैं वो अंडे देती है, इसके लिए इनकी लंबाई ज्यादा होती है और मेल की लंबाई थोड़ी कम होती है। ओके, सो यहाँ पर देखिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक, बॉडी ऑफ दिस एनिमल्स इज लॉन्ग थ्रेड लाइक और सिलेंड्रिकल, हेंस दे आर कॉल्ड एज राउंड वर्म्स। तो इनको क्या कहा जाता है? गोलाकार गोल कृमि कहते हैं। नंबर 2, दीज एनिमल्स आर ईदर फ्री लिविंग और एंडोरोपैरासाइट्स। फ्री लिविंग एनिमल्स आर ईदर एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। ये प्राणी स्वतंत्र जीवन यापन करने वाले अथवा अंतःपरपोषी होते हैं। उसके बाद बॉडी ऑफ दिस एनिमल्स इज ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड यहाँ पर देखिए सुडोलोसेलमेट। ओके, सुडोसेलमेट एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक रहती है। उसके बाद नंबर 4 रहेगा यहाँ पर, बॉडी ऑफ दिस एनिमल्स इज नॉन सेगमेंटेड एंड कवर्ड विथ टफ क्यूटिकल। टफ क्यूटिकल यानी कि इनकी जो ऊपर की बॉडी होती है ना, ये बहुत ही टफ वाला स्ट्रक्चर रहता है। एंड दीज एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल यानी कि ये एक लिंगी होते हैं। एग्जाम्पल है इसका एस्केरिस। एस्केरिस यानी कि इंटेस्टिनल वर्म, यानी कि ये पेट में पाए जाने वाले कीड़े रहते हैं। ये जो एस्केरिस है ये पेट में पाए जाने वाले कीड़े हैं। उसके बाद है फिलारियल वर्म। फिलारियल वर्म यानी कि फाइलेरिया आप इसको कहेंगे। ये हाथी पाव का परजीवी, हाथी पाव का जिसको भी तकलीफ होता है उसके शरीर में ये परजीवी पाए जाते हैं। लोआ लोआ ये आंख में पाया जाने वाला परजीवी है। सो इंटरनेट इज माय फ्रेंड। आपको क्या करना है, थोड़ी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। कौन सी? हाउ डज द इन्फेक्शन ऑफ टेपवर्म इन मैन, लिवर फ्लंक इन ग्रेजिंग एनिमल्स लाइक गोट एंड शीप अक्यूर एंड व्हाट आर देयर प्रिवेंटिव मेजर्स। तो आपको ये सब चीजें यहाँ पर ढूंढनी है कि इंसानों में टेपवर्म का इन्फेक्शन किस तरह से होता है, लिवर फ्लंक से क्या प्रॉब्लम हो जाता है। उसके बाद ये लिवर फ्लंक वाला जो परजीवी है ये एनिमल्स गोट और शीप में किस तरह से उनको तकलीफ देता है एंड व्हाट आर देयर प्रिवेंटिव, इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। उसी की तरह हाउ डज द इन्फेक्शन ऑफ राउंड वर्म्स लाइक एस्केरिस, फिलारियल वर्म एंड प्लांट
नेमोटोड्स appear and what are their preventive measures and treatment. So ये जो हमारे शरीर में, हमारे हाथ पाँव में, हमारे पेट में, इंटेस्टाइन में, हमारे आंखों में जो परजीवी ये आ जाते हैं, तो इनसे बचने के लिए हम क्या करें। आगे का फाइलम हम देखेंगे एनालिडा। एनालिडा में देखिए एनिमल्स इन फाइलम एनालिडा। सो एनालिडा में जो है इनको कहेंगे सखंड कृमि संघ के कुछ प्राणी। सखंड यानी कि ये लीच, इससे क्या करते हैं, आयुर्वेद में इसका उपयोग किया जाता है इंसान के शरीर से जो भी इन्फेक्शियस द्रव है उसको चूसने के लिए कीड़ा उपयोग में आ जाता है। ये इसका एनस और ये है इसका माउथ। माउथ यानी कि मुंह का हिस्सा, एनस यानी पीछे का हिस्सा, ये है अर्थवर्म जो हम सबको पता है। सो इसमें ये रहेगा इसका एनस, ये रहेगा माउथ, या उसके बाद ये रहेगा इसका स्लाइटलम और ये है इसका सेगमेंट। ओके, सो लाइक दिस नेरिस, नेरिस में भी ये पैरापोडिया आ जाता है, इसका ये माउस रहता है, ये टेंटेकल्स रहते हैं इसके शरीर के ऊपर, एंड ये एनस। सो यहाँ पर देखिएगा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। नंबर 1, बॉडी ऑफ दिस एनिमल्स इज लॉन्ग। एक तो ये लंबे रहते हैं, सिलेंड्रिकल रहते हैं, मेटामेरिकली सेगमेंटेड रहते हैं, यानी कि विखंडी खंडी भवन इनमें होता है कि अगर हम इनके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे तो इनके बहुत सारे टुकड़े हो सकते हैं, लाइक दिस। ओके, बहुत सारे टुकड़े हो सकते हैं इनके। देन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर फ्री लिविंग but few are ectoparasites. Free living animals may be marine or fresh water dwellers or terrestrial. तो ये जो प्राणी रहते हैं, अधिकतर प्राणी स्वतंत्र रहने वाले होते हैं, परंतु कुछ बाह्य परपोषी होते हैं। एंड यहाँ पर देखिएगा नंबर 3, these animals are ट्रिप्लोब्लास्टिक, बायलैटरली सिमेट्रिकल एंड यहाँ पर और एक बात बताई गई यूसोलेमेट। सो ये कौन से कैटेगरी में आ जाते हैं, यूसोलेमेट, बायलैटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। नंबर 4, दे हैव सीटे और पैरापोडिया और सकर्स फॉर लोकोमोशन, कि इनमें संचलन हेतु सीटेट यानी दृढ़ रोम, पैरापोडिया है यानी शूक जैसे अवयव इनमें होते हैं, लोकोमोशन, सकर्स। सो देयर बॉडी इज कवर्ड विथ स्पेशल क्यूटिकल। स्पेशल क्यूटिकल यानी कि उनके शरीर पर एक विशिष्ट प्रकार का कड़क प्रकार का आवरण रहता है। नंबर 6, दीज एनिमल्स आर ईदर हर्माफ्रोडाइट और यूनिसेक्सुअल। ये प्राणी एक लिंगी या फिर उभयलिंगी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने जो पढ़े यहाँ पर अर्थवर्म, लीच एंड नेरिस। ओके, आगे है गेट इन्फॉर्मेशन। आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेनी है। पॉइंट नंबर 1, व्हाई इज अर्थवर्म कॉल्ड एज फ्रेंड ऑफ फार्मर। अर्थवर्म को फार्मर का फ्रेंड क्यों कहा जाता है। एंड हाउ मे बी द लीच यूज्ड इन आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट। लीच को आयुर्वेदिक सिस्टम में कैसे यूज किया जाता है। आगे का फाइलम है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में कौन, अभी देखिए मैं आपको एग्जांपल दिखा देती हूँ तो आपको समझ में आने के लिए आसानी हो जाएगी। ये डायग्राम नंबर 6.17, एनिमल्स इन फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा यानी कि संधिपाद प्राणी संघ के कुछ प्राणी। इसमें देखिए कौन कौन से आ जाते हैं यहाँ पर, तो कौन कौन से प्राणी आ गए यहाँ पर। एक तो बटरफ्लाई आ गया। ओके, बटरफ्लाई आपको यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद है सेंटीपेड, स्कॉर्पियन, कॉकरोच। So these are the 4 animals are here. देखिए, so इनकी कैरेक्टरिस्टिक है, these animals have jointed appendages, hence they are called as arthropods. यानी कि इन प्राणियों में छोटे छोटे टुकड़े जुड़कर उपांगों का निर्माण होता है, इसलिए इन्हें आर्थ्रोपोड्स कहते हैं। यानी कि ये छोटे छोटे पार्ट जुड़कर इनके ये अवयव तैयार होते हैं। Planet Earth has highest number of animals from this phylum. यानी कि पृथ्वी पर प्राणी जगत में इस कैटेगरी के प्राणियों की संख्या सबसे अधिक है। Hence this is largest phylum with highly successful animals in animal kingdom. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, which is the largest phylum with highly successful animals in animal kingdom, so आपका आंसर होना चाहिए phylum आर्थ्रोपोडा। ओके, नंबर 3 है these animals are found in all types of habitats. हर एक अधिवास में आपको देखने को मिलते हैं, ranging from deepest ocean से लेके highest mountain तक आपको देखने को मिलते हैं। नंबर 4, body of these animals is triploblastic. उसके बाद यहाँ पर देखिएगा इनकी शरीर की रचना हमने क्या देखी, ट्रिप्लोब्लास्टिक देखी, यूसोलोमेट देखी, बायलैटरली सिमेट्रिकल एंड सेगमेंटेड। नंबर 5 इसका है, यहाँ पर देखिए बच्चों कि इसमें एक्सोस्केलेटन इज प्रेजेंट अराउंड देयर बॉडी।
एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन यानी कि जो बाहर का जो हिस्सा रहता है, ठीक है, सो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन यानी बाहर का जो हिस्सा है उसको हम कहेंगे एक्सोस्केलेटन। And this is CTS exoskeleton is present around their body. Number 6, these animals are unisexual रहते हैं ये प्राणी भी, उनके एग्जाम्पल है यानी कि क्रैब है, स्पाइडर है, स्कॉर्पियन है, मिलीपेड है, सेंटीपेड है, कॉकरोच है, बटरफ्लाई है, हनी बी एक्सेट्रा। तो ये सारे एनिमल्स कौन से कैटेगरी में आएंगे, फाइलम आर्थ्रोपोडा में आ जाते हैं, क्योंकि इनका ऊपर का हिस्सा बहुत ही कड़क रहता है लेकिन नीचे का हिस्सा बहुत ही सॉफ्ट रहता है। सो आपको क्या करना है, 3 आंसर्स ढूंढने हैं। एक तो है व्हाट टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स एंड हार्म ऑक्योर टू ह्यूमन फ्रॉम एनिमल्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा, यानी कि फाइलम आर्थ्रोपोडा इस कैटेगरी में आने वाले कीटकों द्वारा मानव को होने वाले लाभ या फिर हानि, बेनिफिट एंड हार्म्स आपको ढूंढ के निकालना है। विच आर द एनिमल्स फ्रॉम फाइलम आर्थ्रोपोडा दोज हैव शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन, जो ज्यादा समय जीते हैं और जो कम समय जीते हैं, ऐसे कौन से एनिमल्स इन फाइलम आर्थ्रोपोडा में आते हैं। व्हाई हैज it been said that only insects directly compete with human for food, और ऐसा क्यों कहा है कि भोजन के लिए केवल इसी संघ के कीटक ये प्राणी मानव के साथ सीधे संघर्ष करते हैं। सो इसके आंसर्स आपको ढूंढने हैं और आपके साइंस के टीचर को आपको नोटबुक में आपको दिखाना है। आगे का हम फाइलम पढ़ेंगे, दैट इज मोलस्का। मोलस्का जो हमारा फाइलम है, इसमें देखिए आपको इस फाइलम में 6.18 डायग्राम में बायवल्व, स्नेल एंड ऑक्टोपस, ये 3 एग्जांपल्स यहाँ पे दिखेंगे। इसके कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ेंगे कि बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स इज सॉफ्ट एंड स्लीमी, इनकी बॉडी तो रहती है सॉफ्ट रहती है और स्लीमी रहती है, हेंस दे आर रेफर्ड एज मॉल्यूस्क। सो इसीलिए इनको क्या कहते हैं, मॉल्यूस्क कहते हैं, कवचधारी प्राणी इनको कहते हैं। दिस इज सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम। अगर वन लाइनर क्वेश्चन आ जाता है Which is the second largest phylum in animal kingdom? So आपने लिखना चाहिए phylum mollusca is the second largest phylum in animal kingdom. Number 3, these animals are aquatic और terrestrial, ये पानी में भी रहते हैं, जमीन पर भी रहते हैं। Most of the aquatic mollusks are marine but few are freshwater dwellers too. कुछ समंदर के पानी में रहते हैं, कुछ मीठे पानी में रहते हैं। Number 4, body of these animals is triploblastic, तीनों लेयर्स रहते हैं इनके बॉडी के अंदर। उसके बाद यहाँ पर देखिए बच्चों कि जब हम ये पढ़ते हैं ना तो आपको यूसोलोमेट ये बार बार आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। यूसोलोमेट यहाँ पर देखिए कौन से कैटेगरी में आया, एक तो आर्थ्रोपोडा में यूसोलोमेट आया, ये ध्यान में रखिएगा। एनेलिडा, फाइलम एनेलिडा में यूसोलोमेट आ गया, ओके। सो यूसोलोमेट 3 टाइप में आ जाता है, कौन से फाइलम में है, फाइलम एनेलिडा में आ गया, फाइलम आर्थ्रोपोडा में आ गया और फाइलम मोलस्का में आ गया, ये ध्यान में रखिएगा। इनका जो होता है नॉन सेगमेंटेड एंड सॉफ्ट रहता है, बॉडी नॉन सेगमेंटेड सॉफ्ट रहता है, एक्सेप्ट एनिमल्स लाइक स्नेल, यानी कि स्नेल का जो बॉडी रहता है ऊपर से ये हार्ड रहता है और अंदर से सॉफ्ट रहता है। देन देयर बॉडी शोज बायलैटरल सिमेट्री, देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 डिविजन्स लाइक हेड, फुट एंड विस्केरल मास। यहाँ पे देखिएगा कि इनका शरीर है 3 भागों में होता है, कि हेड, उसके बाद जो फुट है एंड जो विस्केरल मास है, इन पार्ट में ये हमें देखने को मिलता है, ओके। सो शरीर, सिर और पाचन अंतरंग, विस्केरल मास यानी कि जो उनका पाचन क्रिया होता है वो अंग। ये इसके टेंटेकल्स है, इसकी आईज ऑक्टोपस की, साइफन एंड सकर। साइफन, सकर, साइफन का मतलब क्या बताया मैंने आपको, साइफन यानी कि इनका जो ये नॉन सेगमेंट सॉरी विस्केरल मास्क है, ठीक है। विस्केरल मास्क यानी कि इनका जो इंटेस्टाइन सिस्टम रहता है, जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी में रहता है ना, उसी तरह इनके बॉडी में भी रहता है, ओके। सो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। सो बच्चों देखिए कि आई होप कि आपको ये लेसन अच्छी तरह से मैं समझा पा रही हूँ। अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे बता सकते हो, यस, तो फिर एज पर दैट आई विल रिप्लाई यू बैक, ओके। सो
चलिए इसको नलिका कहेंगे हम, साइफन यानी ये इसकी नलिका है, ये इसके शक्कर, ये चूषक है, इससे ये चूस लेते हैं जो कि पोषण द्रव्य है, और ये ऑक्टोपस है जो कि हमने देखा है। विस्केरल मास इज कवर्ड विथ मैंटल। अभी देखिए विस्केरल मास जो रहता है वो अंतरंग संहिति प्रवार मैंटल यानी कि मसल इस कवचयुक्त संरचना से आच्छादित होकर यह प्रावार अत्यंत कठोर यानी कैल्शियम कार्बोनेट का संरक्षक कवच शेल बना हुआ होता है। मैंटल सिक्रेट्स हार्ड calcareous shell. This shell may be external or internal or even absent in some cases. देखिए एक्सटर्नल वाला जो पार्ट है कैल्शियम कार्बोनेट का रहता है, बहुत ही हार्ड, यहाँ पर स्नेल का भी रहता है, इसको हम वेस्केरल मास कहेंगे। देन है these animals are unisexual, ये भी एक लिंगी प्राणी होते हैं। इसके एग्जांपल हमने देखे बाइवल, स्नेल एंड ऑक्टोपस। सो दिस इज एनिमल्स इन फाइलम मोलस्का हमने देखा। आपको थोड़ी सरप्राइजिंग इंफॉर्मेशन यहाँ पर है कि ऑक्टोपस इज मोस्ट क्लेवर एनिमल अमंग ऑल नॉन कॉर्डरेट, इट कैन चेंज इट्स कलर। देखिए बच्चों ऑक्टोपस ये नॉन कॉर्डरेट प्राणी में बहुत ही बुद्धिमान प्राणी है क्योंकि ये खुद का रंग बदल सकता है। एंड इट कैन परफॉर्म 3 टाइप्स ऑफ लोकोमोशंस लाइक स्विमिंग, क्रीपिंग एंड वॉकिंग। ये ऑक्टोपस स्विम कर सकता है, तैर सकता है, क्रिप कर सकता है, रेंग सकता है, और वॉक यानी चल भी सकता है। ये बहुत ही बुद्धिमान प्राणी है नॉन कॉर्डरेट कैटेगरी में। सो आपको क्या करना है, collect the information about pearl production from bivalve by reading appropriate books। गूगल पे चेक कीजिएगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, और आपको अगर होमवर्क मिलता है आपके क्लास में तो आप उस तरह से गूगल से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको टीचर को आप शो कर सकते हो। आगे का जो फाइलम है, ठीक है, सो आगे का जो फाइलम हम अभी पढ़ने वाले हैं, सो उसमें देखिए बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हम पढ़ेंगे, एकाइनोडर्माटा। एकाइनोडर्माटा, एकाइनोडर्माटा, आपको प्रोनाउंसिएशन करने में सीधा हो जाएगा, सिंपल। सो इसमें कौन से आ जाते हैं, डायग्राम नंबर 6.19 एनिमल्स इन फाइलम एकाइनोडर्माटा। स्टारफिश आ गई, इसके बाद सी कुकुम्बर आ गया, सी अर्चिन आ गया। ओके, सो देखिए इसके कैरेक्टरिस्टिक, calcareous spines are present on the body of these animals, hence they are called as echinoderms। so इनको echinoderms क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन प्राणियों का शरीर जो होता है, इन प्राणियों के त्वचा पर कैल्शियम कार्बोनेट के कांटे होते हैं, इसलिए इन्हें कांटेदार त्वचा वाले प्राणी कहते हैं echinoderms। इनके कैल्सरियस स्पाइन्स आर प्रेजेंट यानी कि कांटेदार इन पर जो त्वचा वाले प्राणी है ऐसा इनको कहा जाता है। देखिए ना, सो इनके शरीर के ऊपर इस तरह से कांटे कांटे सी अर्चिन के ऊपर आपको दिख रहे हैं। These animals are found only in ocean, ये सिर्फ और सिर्फ समंदर में आपको दिखाई देगा। Their body is ट्रिप्लोब्लास्टिक, उनका बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक आपको दिखाई देगा। ओके, एंड इसमें आपको यूसोलोमेट कैटेगरी में आएगा। Then it is radially symmetrical in adult stage, however they show bilateral symmetry in larva stage। larval stage में इसमें आपको bilateral symmetry दिखेगी, यानी कि ये प्राणी जो है तो इनमें देखिए कि ये समुद्रवासी रहते हैं, इनका शरीर त्रिजनन स्तरीय, उसके बाद इनमें एडल्ट स्टेज तक इनमें रेडियली सिमेट्रिकल हो जाता है, प्रौढ़ावस्था में यह पंचआर्य समिति दिखाई देती है। और जो लार्वा रहता है, लार्वा यानी कि जो इल्ली रहती है, जो छोटा सा अर्भक रहता है, इस अवस्था में इनमें बायलैटरल सिमेट्री आपको देखने को मिलती है। नंबर 4, दे परफॉर्म लोकोमोशन विद द हेल्प ऑफ ट्यूब फीट। तो ट्यूब फीट की मदद से ये क्या करते हैं, संचलन करते हैं। ट्यूब फीट आर आल्सो यूजफुल फॉर कैप्चरिंग द प्रे। सम एनिमल्स आर सेडेंटरी यानी कि क्या, स्थानबद्ध होते हैं, कुछ एक ही जगह पर रहते हैं प्राणी। और नंबर 5, दे हैव स्केलेटन मेड अप ऑफ कैल्सिरियस स्पाइन्स एंड और ऑसिकल्स यानी कि प्लेट्स। इन प्राणियों का कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट के कांटे अथवा पट्टिका का बना होता है। Then number 6, these animals have good ability of regeneration and these animals are mostly unisexual। तो ये भी क्या रहते हैं, एक लिंगी होते हैं। सो इसमें एग्जांपल हमने देखे स्टारफिश, सी अर्चिन, ब्रेटल स्टार एंड सी कुकुम्बर, ये इसके एग्जांपल्स हैं। डू यू नो, क्या आपको पता है बच्चों, इन सर्टेन सिचुएशन स्टारफिश कैन ब्रेक अपार्ट इट्स बॉडी पार्ट्स एंड रीजनरेट दोज लेटर ऑन। कि जो स्टारफिश है वो कुछ विशिष्ट परिस्थिति में खुद के शरीर का भाग तोड़कर अलग कर सकता है और उसी भाग को वो रीजनरेट कर सकता है, पुनर्निर्मित कर सकता है। आगे का है फाइलम। अभी देखिए, अभी तक के जो फाइलम हमने लर्न किए
आप आई होप कि आपको समझ में आ रहे हैं। तो ये है हेमिकोर्डेटा, फाइलम हेमिकोर्डेटा का डायग्राम है 6.20 एनिमल्स इन फाइलम हेमिकोर्डेटा। तो यहाँ पर देखिएगा आपको ये है सैकोग्लोसस एंड ये है बालानोग्लोसस। ओके, सो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। बॉडी ऑफ दिस एनिमल्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, प्रोबोस्किस, कॉलर एंड ट्रंक। सो इनका बॉडी देखिए, प्रोबोस्किस यानी कि शुंड, उसके बाद जो है कॉलर यानी कि स्कंदमूल, और ट्रंक यानी कि धड़। इस तरह से इनको डिवाइड किया है। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन प्रोबोस्किस रीजन ओनली, प्रोबोस्किस में इन नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है, हेंस दे आर कॉल्ड एज हेमिकॉर्ड, इसलिए इनको हेमिकॉर्डेट कहा जाता है। दिस एनिमल्स आर आल्सो कॉल्ड एज एकोन वर्म्स, इनको एकोन वर्म्स क्यों कहा जाता है? केवल शुंड में ही इनकी क्या रहता है? पृष्ठरज्जु रहता है, और इन प्राणियों को सामान्य रूप में एकान कृमि कहते हैं। सो नंबर 4, दीज आर मरीन एनिमल्स लिव इन बोरोज इन सैंड, तो वो क्या मिट्टी में गड़े हुए रहते हैं समुद्र में, समंदर तल में। नंबर 5, दे हैव 1 to many pharyngeal gill slits, तो इन प्राणियों में क्लोम छिद्र pharyngeal gill slits ज्यादा होते हैं। एंड नंबर 6, दे हैव यूनिसेक्सुअल और सम मे बी हर्माफ्रोडाइट, सो कुछ प्राणी उभयलिंगी होते हैं तो कुछ एकलिंगी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैलनोग्लॉसस एंड सैकोग्लॉसस, बैलनोग्लॉसस एंड सैकोग्लॉसस, these are the examples of this category। यहाँ पर देखिए, थ्रू द व्यू पॉइंट ऑफ एवोल्यूशन, Balanoglossus is considered as connecting link between non-quadrate and quadrate. This animal shows the characters of both groups. उत्क्रांति के दृष्टिकोण से बैलनोग्लॉसस इस प्राणी को असमपृष्ठरज्ज प्राणी तथा समपृष्ठरज्ज प्राणी म्हणजे क्वाड्रेट और नॉन क्वाड्रेट प्राणियों के बीच की कड़ी यानी कनेक्टिंग लिंक कहते हैं, और यह प्राणी उपर्युक्त दोनों प्रकार के प्राणियों के कुछ कुछ गुणधर्म दर्शाता है। फाइलम कॉर्डाटा, फाइलम कॉर्डाटा के यहाँ पर देखिएगा आपको कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे। दीज एनिमल्स हैव सपोर्टिंग नोटोकॉर्ड, इनमें सपोर्टिंग नोटोकॉर्ड रहते हैं, शरीर को आधार देने वाला इनको नोटोकॉर्ड रहता है। ऑल कॉर्डेट आर इंक्लूडेड इन द सेम फाइलम, सेम फाइलम में उनके सभी कॉर्डेट, सभी पृष्ठरज्जु प्राणी को एक ही संघ में समाविष्ट किया गया। द फाइलम कॉर्डेटा इज क्लासिफाइड into 3 सब फाइला, इसको 3 सब फाइला 3 उपभागों में डिवाइड किया है। फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम कॉर्डाटा के 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन द बॉडी ड्यूरिंग एटलीस्ट एनी डेवलपमेंटल स्टेज, यानी कि विकास अवस्था के दौरान किसी न किसी अवस्था में शरीर में मेरुदंड पाया जाता है। नंबर 2, pharyngeal gill slits आर प्रेजेंट इन द बॉडी ड्यूरिंग एटलीस्ट एनी डेवलपमेंटल स्टेज, यानी विकास के दौरान किसी न किसी अवस्था में ग्रसनी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। नंबर 3, सिंगल ट्यूबुलर स्पाइनल कॉर्ड इज प्रेजेंट और डॉर्सल साइड ऑफ बॉडी, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड एक ही होकर पृष्ठतल पर और नलिका जैसा खोखला होता है। एंड नंबर 4, हार्ट इज प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड ऑफ बॉडी, हृदय शरीर के अधरतल में, यानी कि कॉर्डाटा में क्या आ जाता है? ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल आपको यहाँ पर ये देखने को मिलता है, ह्यूमन बॉडी। ओके, सो ह्यूमन, मनुष्य का शरीर। आगे है सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, ठीक है। यूरोकॉर्डेटा का जो है उपसंघ के प्राणी, ये 6.21 डायग्राम है। तो यहाँ पर देखिए ड्रोलियम एंड ये है हर्डमानिया, ड्रोलियम और हर्डमानिया। तो ये एग्जांपल्स यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, दीज आर मरीन एनिमल्स, ये समुद्र में पाए जाते हैं। देयर बॉडी इज कवर्ड बाय स्किन लाइक टेस्ट और ट्यूनिक, इस तरह से इनकी बॉडी जो होती है, इनकी स्किन लाइक दिस होती है, कंचुक इस चर्म जैसे आवरण जैसा इनको आच्छादित होता है। नंबर 3, लार्वे ऑफ दिस एनिमल्स आर फ्रीली स्विमिंग एंड नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन ओनली टेल रीजन ऑफ लार्वा, हेंस दे आर कॉल्ड एज यूरोकॉर्डाटा। देखिए कि इनके जो लार्वा रहते हैं, छोटी इल्लियां रहती है, स्वतंत्र रूप में तैरती है और उनके केवल पूंछ वाले भाग में ही क्या रहता है? कॉर्डेट रहता है, इसलिए उन्हें क्या कह देते हैं? यूरोकॉर्डाटा कहते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल मेंढक के जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, यानी कि जो छोटे छोटे लार्वा रहते हैं, लार्वा मेटामॉर्फोज इनटू एडल्ट्स आफ्टर सेटलिंग डाउन एट बॉटम ऑफ द सी, सागर तल में स्थिर होने के बाद ये जो लार्वा है, इनका रूपांतरण ये प्रौढ़ अवस्था में हो जाता है। नंबर 5, जनरली दीज एनिमल्स आर हर्माफ्रोडाइट यानी कि ये उभयलिंगी होते हैं। इनके जो एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे देखे कि
Herdmania, Rollium or Oscuplor. Okay, these are the examples of this. Animals in subphylum Cephalochordata. This is the diagram number 6.21. Subphylum Cephalochordata का एग्जाम्पल कैरेक्टरिस्टिक वन है. These are small fish like marine animals. ये मछली जैसे मछलियों के आकार जैसे सागर के प्राणी होते हैं. Then notochord is present throughout the body length. इनके पूरे शरीर की लंबाई इतना इनका notochord रहता है. Then pharynx is very large and contains gill slits. इन ग्रसनी बड़ी होकर इसमें ग्लीम क्रोध हो जाते हैं. और नंबर 4 these animals are unisexual. ये भी एक लिंगी होती है. एग्जाम्पल है इसका एम्फिएक्सिस. ओके, सो ये इनका नर्व कॉर्ड है. दिस इज इनका नोटोकॉर्ड है. ये इनके सेगमेंटल मसल्स है. एनस यानी पूंछ का हिस्सा है. यहाँ पर लीवर रहता है. फायरेंगल ग्रिल्स यानी कि मछली का जो टोटल ओवरऑल यहाँ पर दिखाया गया है ये बॉडी शेप है. ओके, गोनाड्स इंटेस्टाइन इनका इधर रहता है. सो दिस इज द एग्जाम्पल डायग्राम ऑफ एनिमल्स इन सबफाइलम Cephalochordata. अब सबफाइलम वर्टिब्रेटा या फिर क्रेनेटा. वर्टिब्रेटा या फिर क्रेनेटा में देखिए आपको ये जो है वो लर्न करना है. वर्टिब्रेटा क्रेनेटा यानी कि उपसंग शीर्ष पृष्ठरज्जु प्राणी यानी कि इन दिस एनिमल्स नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम यानी कि इन प्राणियों में पृष्ठरज्जु नष्ट होकर उनका स्थान मेरुदंड विकसित होता है. इन दिस एनिमल्स हेड इज वेल डेवलप. सिर भी अच्छा डेवलप होता है. ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय क्रैनियम जो मस्तिष्क करोटी में सुरक्षित होता है. एंडोस्केलेटन इज इधर कार्टिलेजिनियस और बोनी. उनका जो कंकाल होता है एंडोस्केलेटन बाहर का जो कंकाल होता है वो कास्थिमय अथवा अस्थिमय बोनी होता है. एंड सम कॉर्डेट्स आर जॉलेस घांता वेरस सम आर जॉज नाथोस्टोमाटा. ओके, सो जबड़े किसी प्राणियों को जबड़े रहते तो किनको जबड़े नहीं होते हैं. So subphylum vertebrata is divided into 6 classes as follows. क्लास अभी देखिए कि जो ये वर्टिब्रेटा है या फिर क्रेनेटा है इसको कितने क्लासेस में डिवाइड किया है. 6 क्लासेस में इसको डिवाइड किया है. तो ये हम यहाँ पर लर्न करेंगे अभी. चलिए, साइक्लोस्टोमाटा. These animals have jawless mouth provided with sucker. देखिए तो ये जो मछली है आपको दिख रहा है इसका सक्कर यानी कि यहाँ से ये पौष्टिक द्रव्य शोष लेती है. ये इसका गिल स्लिट्स है. इसका बॉडी टोटल ओवरऑल इसकी आईज इधर है. ठीक है, सो ये जो है क्लास जो है साइक्लोस्टोमाटा पेट्रोमाइजोन 6.23 का आपका डायग्राम है. सो दीज एनिमल्स हैव जॉलेस माउथ प्रोवाइडेड विद सकर. इनमें जबड़ा जो नहीं होता लेकिन सकर रहता है. देयर स्किन इज सॉफ्ट एंड विदाउट एनी स्केल और उनकी त्वचा मृदु होकर शल्क रहित होती है. पेयर्ड अपेंडेजेस आर एब्सेंट. उसके बाद इनमें संचलन हेतु जो अपेंडेजेस है वो एब्सेंट रहते हैं. एंडोस्केलेटन इज कार्टिलेजिनियस यानी कि कंकाल कास्थिमय होता है. मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर एक्टोपैरासाइट्स यानी कि ये प्राणी मुख्यतः बाह्य परपोषी होते हैं. फॉर एग्जांपल पेट्रोमाइजन एंड मिक्सिन. These are the example. अभी बी वाला इसमें आ जाएगा पीसेस. These are cold blooded. ये जो प्राणी रहते हैं ये रहते हैं कोल्ड ब्लडेड प्राणी इसको बोलते हैं. यानी कि समुद्र में अगर रहना है तो कोल्ड ब्लडेड प्राणी. और इसको कहते हैं पोइकिलोथर्मस. पोइकिलोथर्मस एक्वाटिक एनिमल्स लिविंग इन मरीन एंड फ्रेश वाटर्स. पोइकिलोथर्मस. ओके, सो बच्चों यहाँ पर देखिए कि इसका भी आपको पीसेस का क्लास मिल जाएगा यहाँ पर देखने के लिए. स्कॉलिडन डॉगफिश है ये जो रहते हैं ये कोल्ड ब्लडेड रहते हैं प्राणी यानी कि ये प्राणी शीत रक्त वाले और समुद्रवासी अथवा मीठे जल में पाए जाने वाले जलचर प्राणी है. एंड बॉडी इज स्पाइंडल शेप टू मिनिमाइज वाटर रेजिस्टेंस. और प्राणी का प्रतिरोध पानी जो है उसका जो प्रतिरोध है वो कम से कम होने के लिए इनका शरीर दोनों ओर से नौकाकार होता है लाइक दिस. यानी कि ये यहाँ पर फिन से भी पानी फेंक सकते हैं और ये इस तरह से जो इनकी फिन्स है इससे भी. ओके, सो दे हैव पेयर्ड एंड अनपेयर्ड फिन्स फॉर स्विमिंग. इन्हें तैरने के लिए पेयर्ड और अनपेयर्ड पंख होते हैं. टेल फिन इज यूजफुल एज स्टीयरिंग ऑर्गन ड्यूरिंग स्विमिंग. उसके बाद पीछे का जो पंख है यानी कि टेल फिन उसको जो कहते हैं वो तैरते समय दिशा बदलने के लिए होता है.
एक्सोस्केलेटन इज इन द फॉर्म ऑफ स्केल्स एंड एंडोस्केलेटन इज इधर कार्टिलेजिनियस और बोनी। इनका बाह्य कंकाल यानी कि एक्सोस्केलेटन देखिए, इनके शरीर पर शल्क होते हैं, और जो इनका एंडोस्केलेटन है, ठीक है, इज इधर कार्टिलेजिनियस और बोनी, ये अस्थिमय होता है। रेस्पिरेशन ऑक्यूर्स विथ गिल्स, गिल्स जो है फेफड़ों के थ्रू इनका रेस्पिरेशन होता है। अभी देखिए जो रोहू, पॉम्फ्रेट, सी हॉर्स, शार्क, इलेक्ट्रिक रे, स्टिंग रे, ये जो मछलियों के अलग अलग टाइप्स हैं, ये अलग अलग टाइप्स कौन से क्लास में आ जाते हैं? फिशेज यानी कि फिश कैटेगरी में आ जाते हैं। अभी हम देखेंगे क्लास एम्फीबिया, फ्रॉग एंड टोड। फ्रॉग एंड टोड यहाँ पर आ जाएंगे। सो क्लास एम्फीबिया में फ्रॉग एंड टोड आ जाते हैं। तो देखिए, सो क्लास एम्फीबिया में फ्रॉग एंड टोड क्यों आ जाते हैं? सो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, दीज एनिमल्स यानी एम्फीबिया यानी कि उभयचर प्राणी, ठीक है, जो पानी में भी रहते हैं और जमीन पर भी। These animals are strictly aquatic during larval life and perform only aquatic respiration, whereas they can live in water as well as on land during adult life and can perform aquatic as well as aerial respiration। देखिए बच्चों, ध्यान में रखिएगा, ये प्राणी उनकी जो भ्रूण अवस्था रहती है, जब लार्वा रहते हैं, मेंढक के जो लार्वा रहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पानी में ही रहते हैं और वो जलीय श्वसन करते हैं। और जब वो बड़े बच्चे हो जाते हैं, यानी कि जब वो मेंढक पूरी तरह से विकसित हो जाता है, वो पानी तथा जमीन पर भी रह सकते हैं और जलीय एवं वायवीय श्वसन वो कर सकते हैं। एरियल रेस्पिरेशन यानी कि बाहर जमीन पर रहकर भी वो रेस्पिरेशन कर सकते हैं और पानी में भी कर सकते हैं। दे हैव 2 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस, डिजिट्स आर विदाउट क्लॉज। इनमें उपांगों की 2 जोड़ियां होती है, उंगलियों में नाखून नहीं होते। देखिए ये इनकी जो उंगलियां, इसमें नाखून नहीं है। एंड नंबर 3, एक्सोस्केलेटन इज एब्सेंट। इसमें इनकी त्वचा पर बाहर कुछ कंकाल टाइप कुछ आपको दिखता है क्या? नहीं, इट इज एब्सेंट। स्किन इज विदाउट एनी डेरिवेटिव एंड यूजुअली केप्ट मॉइस्ट फॉर रेस्पिरेशन। इनकी त्वचा अत्यंत मृदु होकर श्वसन के लिए सदैव नम ही होती है। एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट बट टैम्पेनम इज प्रेजेंट। देखिए इनमें आंख नहीं, एक्सटर्नल ईयर यानी कि कान तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर टैम्पेनम है। सो इसको आप क्या कहेंगे? कर्णपटल कहते हैं, जिससे कि वो सुन सकते हैं, ये प्रेजेंट रहता है। नंबर 5, नेक इज एब्सेंट। नेक है क्या? नहीं है। आईज आर प्रोमिनेंट विथ आई लिड्स, और यहाँ पर आई लिड्स के साथ आपको इनकी आंखें दिख रही है। एग्जाम्पल फ्रॉग, टोड, सैलमेंडर एटसेट्रा, ये इसके एग्जाम्पल है। अभी आ जाएगा आगे का क्लास रेप्टिलिया। ओके, क्लास रेप्टिलिया यानी कि वॉल लिजर्ड, लिजर्ड यानी कि सरकने वाले जितने भी प्राणी हैं सब इसमें ही आएंगे। अकॉर्डिंग टू द कोर्स ऑफ एनिमल एवोल्यूशन, दीज आर फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स विथ क्रिपिंग मूवमेंट। ध्यान में रखिएगा, सरीसृप प्राणी वर्ग, ये प्राणी उत्क्रांति के क्रमानुसार पूर्ण रूपेण भूचर होकर रेंगने वाले पहले प्राणी हैं। रेप्टाइल्स ये रेंगने वाले पहले प्राणी हैं। नंबर 2, दीज आर कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड प्राणी हैं। पोइकिलोथर्मस एनिमल्स, इनको क्या कहते हैं? शीत रक्त वाले प्राणी। दे क्रीप ऑन द लैंड एज देयर बॉडी कैन नॉट बी लिफ्टेड अप। वो सिर्फ शरीर ऊपर उठता नहीं, इसलिए वे जमीन पर रेंगते हुए ही दिखाई देते हैं। देयर स्किन इज ड्राई एंड स्केली, इनकी त्वचा शुष्क, खुरदरी और शल्कों युक्त होती है। नेक इज प्रेजेंट बिटवीन हेड एंड ट्रंक, सिर तथा धड़ के बीच में यहाँ पर आपको यह गर्दन दिखाई देगी। देन एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट, इनमें कान नहीं होते। डिजिट्स आर प्रोवाइडेड विथ क्लॉज, और उंगलियों में नाखून नहीं होते। यहाँ पर इनके इस तरह से डिजिट्स यानी डॉट्स रहते हैं। एग्जाम्पल टॉर्टोइज, लिजर्ड एंड स्नेक, ये इसके एग्जाम्पल्स है। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो आगे वाला क्लास है हमारा एव्स। ओके, एव्स यानी कि यहाँ पर देखिए इनका मतलब होता है पक्षी वर्ग। इन्हें क्या कहेंगे आप? पक्षी वर्ग कहेंगे। क्लास एव्स, पिजन का एग्जाम्पल है यहाँ पर। दीज वर्टिब्रेट्स आर कंप्लीटली एडेप्टेड फॉर एरियल लाइफ। इन्होंने क्या किया है? पूर्ण रूप से वायवीय जीवन के लिए ये अनुकूल, यानी एडेप्टेशन पूरा इनको हवा में रहने के लिए इन्हें खुद को पूरा एडेप्ट कर लिया है। दीज आर वार्म ब्लडेड होमियोथर्म्स, दे कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट। ये प्राणी उष्ण रक्त वाले होते हैं, वे अपने शरीर का तापमान स्थिर रख सकते हैं। देयर बॉडी इज स्पिंडल शेप टू मिनिमाइज एयर रेजिस्टेंस ड्यूरिंग फ्लाइट, और हवा में उड़ने के लिए हवा का प्रतिरोध कम से कम करने के लिए इनका शरीर दोनों ओर से नौकाकार रहता है। देन फोरलिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। सो देखिए कि इनके जो आगे के जो पैर है, तो ये
पंख में बदल चुके हैं। डिजिट्स आर कवर्ड विथ स्केल्स एंड बियर क्लॉज, और इनमें उंगलियां शल्कों से आच्छादित होकर उन्हें नाखून होते हैं इस तरह से। एक्सोस्केलेटन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फेदर्स, और बाह्य कंकाल के रूप में इनके शरीर पर फेदर्स रहते हैं। नेक इज प्रेजेंट बिटवीन हेड एंड ट्रंक, हेड एंड ट्रंक जो रहता है इनके, इसके बीच में इनकी ये नेक आ जाती है। एंड जॉज आर मॉडिफाइड इनटू बीक, और इनका जो जबड़ा है ये मॉडिफाइड होके क्या बन गया है, बीक यानी कि चोंच बन गया है। इसका एग्जांपल है पिकॉक, पैरट, पिजन, डक, पेंगुइन, सारे पंछी, जो भी सारे पक्षी हैं ये एक ही वर्ग में आते हैं, दैट इज एव। ओके, ये ध्यान में रखिएगा। आगे का टाइप है मैमलिया, क्लास मैमलिया यानी कि बैट, चमगादड़। देखिए ये इसका शरीर है, इसकी बॉडी है, दिस इज पैटाजियम, इस तरह से ये बॉडी का जो है त्वचा है, इसकी आईज है एंड लेग्स है। सो प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड्स इज टिपिकल कैरेक्टर ऑफ मैमलिया, यानी कि दुग्ध स्रवित ग्रंथियां, मैमरी ग्लैंड्स यानी कि दुग्ध स्रवित ग्रंथियां, यह स्तनधारी प्राणियों का विशिष्ट गुणधर्म है, स्तनधारी प्राणी। दीज एनिमल्स आर वार्म ब्लडेड, इनका जो खून रहता है वो उष्ण रहता है। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल, इनकी बॉडी सिर, गर्दन, धड़ एवं पूंछ शरीर के भागों में है। डिजिट्स आर प्रोवाइडेड विथ नेल्स, क्लॉज और हूव्स, उंगलियों में नाखून, नखर, खुर आदि होते हैं। उसके बाद एक्सोस्केलेटन इज इन द फॉर्म ऑफ हेयर्स और फर, और बाह्य कंकाल बालों में अथवा फर के रूप में होता है। एग्जांपल्स एलिफेंट, ह्यूमन, कैंगरू, डॉल्फिन, बैट एटसेट्रा, ये सारे इसके एग्जांपल है। यूज योर ब्रेन पावर, आपको क्या करना है बच्चों कि एनिमल्स लाइक घड़ियाल and crocodile live in water as well as on land. Are they amphibians or reptiles? कि आपको घड़ियाल और मगरमच्छ जैसे प्राणी जो पानी और जमीन पर रहते हैं वे फिर उभयचर हैं, एम्फीबियंस या फिर रेप्टाइल्स, ये सर्च करना है। एनिमल्स लाइक व्हेल, वॉलरस लाइव इन वाटर ओशन, वेदर दे आर इंक्लूडेड इन पीसेस और मैमलिया। सो देव मछली और वालरस ये मैमलिया में आ जाते हैं या फिर पीसेस में आ जाते हैं, ये भी आपको ढूंढना है। सो आपको इंफॉर्मेशन आईटी का यानी कि गूगल का उपयोग करके प्रिपेयर द प्रेजेंटेशन ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन यूजिंग वीडियो क्लिप्स डाउनलोडेड फ्रॉम इंटरनेट, वो बनाकर आपके साइंस के टीचर को दिखाना है। Then read the book The Animal Kingdom, Libby Hyman and some other similar books आपको लर्न करने हैं। Always remember, varieties of animals are found in our surroundings. हमारे आजू बाजू में ढेर सारे एनिमल के वैरायटीज हमें देखने को मिलते हैं। We should be cautious about not causing any harm to animals during their studies and observation. जब भी आप उनको देखोगे तो उनको कुछ नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, ये हमें ध्यान में रखना है। और आई होप आज का लेसन आपको बहुत ज्यादा पसंद आ गया होगा, थोड़ा लेंदी हो गया, लेकिन मैंने जैसे आपको बता दिया है कि हम जब एक फ्लो में पढ़ते हैं तो हमारे ध्यान में रहता है कि हमने आखिर पढ़ा क्या है। और आपको फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो, पीछे आप बैक फॉरवर्ड आके भी चेक कर सकते हो, कोई टॉपिक कंटेंट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। और प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।